हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता, योर फ्रेंड एज यूजुअल। और गाइज, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपके चैप्टर नंबर 13 अमीन्स का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन। हम लोगों ने प्रीवियस वाले क्लासेस में चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन बैंक तक कवर कर लिया था, ठीक है। उसी के कंटिन्यूशन में हम लोग देख रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। आप लोग देख रहे हो इस पर्टिकुलर वीडियो को जिसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर 13 अमीन्स, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, जो भी आपका अमीन्स चैप्टर है, मतलब जो भी आपका चैप्टर नंबर 13 है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, अमीन, क्योंकि उसका नाम ही है अमीन। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हम लोग को इतना ज़्यादा स्टडी नहीं करना है जितना हम लोगों ने इसके पहले वाले दो चैप्टर्स अल्कोहल फिनॉल ईथर और अल्डेहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में डिस्कस किया था। उतने सारे रिएक्शंस, उतनी सारी चीज़ें, उतने सारे फंक्शनल ग्रुप हम लोग को इस चैप्टर में नहीं करना है, क्योंकि इस चैप्टर में एक ही फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। जाहिर सी बात है, अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो रिएक्शंस भी एक ही फंक्शनल ग्रुप के रहेंगे, तो ज़्यादा इतने सारे रिएक्शन करना नहीं है। अब आधे लोग सोचेंगे कि मैम फिर ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? लेकिन हाँ, सारे लोग ये भी बात ध्यान से सुन लो, ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर का साइज़ भी है छोटा। भले इसमें से आपको मार्क्स जो मिल रहे हैं, इस चैप्टर से आपको 4 मार्क्स विद ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कमेंट्स में बोलते हैं कि मार्क्स भी बताते जाओ साथ साथ चैप्टर के, तो इस चैप्टर से यू विल फाइंड गाइज ऑप्शन के साथ में 4 मार्क्स, ठीक है। और 4 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब आप लोग सोचेंगे 4 मार्क्स के लिए इतना बड़ा चैप्टर कौन पढ़ेगा, लेकिन ये चैप्टर इतना बड़ा है ही नहीं, बहुत छोटा सा चैप्टर है, 4 मार्क दे के जाता है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चैप्टर है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है चैप्टर। अब इस चैप्टर में क्या है ना, कुछ गिने चुने रिएक्शन है, वही रिएक्शन हर बार आते रहते हैं। अब आधे लोग सोचेंगे कि हम लोग को भी तो बताओ वो गिने चुने कौन से रिएक्शन है जो हर बार आते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो सारे के सारे रिएक्शंस आपके क्वेश्चन बैंक में कवर हो जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आपने इस चैप्टर को नहीं भी पढ़ा होगा, स्टिल यू लीव गाइस, सिर्फ इसको अच्छे से कर लो क्वेश्चन बैंक को। अगर ये क्वेश्चन बैंक भी कर लिया ना, क्वेश्चन बैंक में आने वाले सारे रिएक्शंस का कंसेप्ट भी समझ लिया ना, तो इट्स मोर देन इनफ फॉर यू। बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा वो सारी चीज़ें। हाँ, मैं आपको सारे के सारे रिएक्शंस विद कंसेप्ट समझाऊंगी कि कौन कहाँ पे मूव हो रहा है, कौन कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, प्रोडक्ट कोई भी कैसे बन रहा है, मैकेनिज्म क्या इन्वॉल्व है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। मतलब अगर आप लोगों ने साल भर इस चैप्टर को पढ़ा नहीं भी होगा ना, तब भी कोई टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए देखेंगे हम लोग हमारे फर्स्ट वाले सेक्शन को। तो गाइस, फर्स्ट वाला जो सेक्शन है आपका, वो है MCQ वाला सेक्शन, जिसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर। मैं क्या करने वाली हूँ ना, मैं MCQ को ऐसा नहीं कि बस बता दे रही हूँ, जहाँ पे रिएक्शन का नीड है, जहाँ पे ऐसा लगता है कि रिएक्शन मस्ट है, वहाँ पे मैं आपको रिएक्शन बताऊंगी। क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्टली रट्टा मारने चले गए सारे के सारे MCQ को, और क्या पता रिएक्शन में कुछ उसने चेंज करके दे दिया MCQ के फॉर्म में आपको, तो आप वहाँ पे फिर फंस जाओगे। इसलिए अपन को कंसेप्ट भी आना चाहिए। अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं भी की है ना, तो एटलीस्ट मैं आपसे बोलूँगी कि कम से कम 2 घंटे या 1.5 घंटा तो भी एक पर्टिकुलर चैप्टर को दो। कम से कम क्वेश्चन बैंक तो डिस्कस हो रहा है, क्वेश्चन बैंक तो हो ही रहा है, साथ साथ कंसेप्ट भी हो रहे हैं जो अभी तक कभी हाथ नहीं लगाए थे, कभी देखे नहीं थे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस ऑफ MCQ सेक्शन। द फॉलोइंग अमीन्स इज द प्रोडक्ट ऑफ गैब्रियल थालीमाइड सिंथेसिस। वो आपको ये पूछ रहा है कि गैब्रियल थालीमाइड सिंथेसिस में आपका कौन सा वाला अमीन बनता है। आप सबको पता होगा कि जो भी आपका गैब्रियल थालीमाइड सिंथेसिस है ना, गैब्रियल थालीमाइड सिंथेसिस, इसको कभी कभी गैब्रियल थालीमाइड सिंथेसिस के जगह पे रिएक्शन भी बोला जाता है। वहाँ पे आपका ये वाला अमीन बनता है RNH2। RNH2 ये वाला अमीन बनता है आपका गैब्रियल थालीमाइड सिंथेसिस में, या तो गैब्रियल थालीमाइड रिएक्शन में। अब आधे लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो कौन से वाले कितने अल्किल ग्रुप से अटैच है, एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच है। इसका मतलब ये जो अमीन है कौन सा अमीन है, प्राइमरी अमीन। याद कैसे रखेंगे, गैब्रियल थालीमाइड सिंथेसिस में RNH2 बनता है। अब RNH2 बनता है ये तो सभी को आता है, लेकिन आधे लोग सोचेंगे कि मैम मुझे कैसे पता चलेगा कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। तो बस याद रखने का, अगर नाइट्रोजन एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच है, एक ही अल्किल ग्रुप, तो नाम भी क्या रहेगा, प्राइमरी अमीन। इसलिए गैब्रियल थालीमाइड सिंथेसिस से आपको हमेशा क्या मिलता है, प्राइमरी एलिफैटिक अमीन। तो इसका आंसर आपका रहेगा फर्स्ट वाले का B वाला, एलिफैटिक अमीन मिलता है। ये R कौन सा होता है, अल्किल ग्रुप, ठीक है। चलिए मूविंग टू द सेकेंड रिएक्शन गाइस, मैंडेस रिएक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट। मैंडेस रिएक्शन का काम क्या होता है, अगर आप लोगों ने स्टडी किया होगा तो आपको वहाँ पे ये पता चलता है कि जो भी आपका अल्किल साइनाइड रहता है ना,
अल्किल साइनाइड, आप उसको कन्वर्ट कराते हो अमीन में। देख लेना ज़रा इधर, सपोज आप लोगों ने लिया है अल्किल साइनाइड को, इसको बोला जाता है अल्किल साइनाइड। ये अल्किल साइनाइड को आप लोग कन्वर्ट कर रहे हो RCH2NH2 में, और इसको बोला जाता है अमीन्स। अब ये कन्वर्शन कराने के लिए आप एक तो ले सकते हो सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, या तो आप लोग ले सकते हो LiAlH4 इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, कुछ भी ले सकते हैं। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं मेंडियस रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन में हम लोग अल्किल साइनाइड को कन्वर्ट कराते हैं आपके अमीन्स में। तो इसका आंसर कौन सा रहेगा? डी वाला। लेट्स मूव टू द थर्ड MCQ। द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग द फॉलोइंग इज, वो आपको ये पूछना चाहता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा रहेगा। ये क्वेश्चन है ना, इसको सारे के सारे टिक मार्क करो और लिखो वहाँ पे, मिलियन टाइम्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खतरनाक वाला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सच में क्वेश्चन में एक अलग ही ट्विस्ट है और क्वेश्चन सच में इंटरेस्टिंग है। करो उसको टिक मार्क, थर्ड वाले MCQ को। इसका आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए देखना जरा, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे अपने थर्ड MCQ को। सबको सबसे पहली चीज़ तो ये पता होना चाहिए कि बेसिसिटी ऑफ अमीन्स जो होता है, बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, उसमें हम सबको बस यही पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो बेसिक होता है वो होता है आपका सेकेंडरी अमीन, उसके बाद में होता है टर्शरी अमीन, उसके बाद में होता है प्राइमरी अमीन, और फिर लास्ट में होता है सबसे लीस्ट बेसिक जो रहता है आपका अमोनिया। अब देखो, आधे लोग सोचेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें ऐसा क्या खास है, ये तो सीधा साधा आंसर है, उसमें क्या है। लेकिन याद रखना है, आधे लोगों को पता ही नहीं रहता, उनको क्या आदत रहती है, एक बार प्राइमरी से चालू किया तो डायरेक्ट वो टर्शरी पे खत्म करते, क्योंकि उनको आदत बनी रहती ना, उनको आदत रहती है प्राइमरी से चालू किया तो डायरेक्ट टर्शरी पे खत्म होते वो, तो उनको जनरली उनके दिमाग में ये वाला ऑर्डर रहता है। और आधे से ज़्यादा स्टूडेंट यही वाला ऑर्डर टिक मार्क करके आते, क्योंकि उनको पता है कि ऐसा कभी ऑर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो एक तो सोचते एक तो प्राइमरी से टर्शरी की तरफ जाएंगे, उनको पता रहता है 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, वो वैसे ही ऑर्डर लिखते हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है। प्रीवियस ईयर में देखो कितने बार ये क्वेश्चन आया है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये गलती करके आते हैं। आप ये गलती, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, मत करना यार, मत करना। याद रखना, सेकेंडरी अमीन सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, फिर टर्शरी, फिर प्राइमरी और फिर अमोनिया। सेकेंडरी अमीन सबसे ज़्यादा बेसिक होता है। अब आधे लोग बोलेंगे रीज़न तो बताओ क्यों होता है, तो रीज़न वाले 4-5 क्वेश्चन बैंक में आने वाले इसी के ऊपर में, बेसिसिटी ऑफ अमीन्स के ऊपर में 3-4 क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन बैंक में। एक तो MCQ ही आ गया और ऐसे 3-4 क्वेश्चन आने वाले, तो वहाँ पे हम लोग डेफिनेटली इसका रीज़न डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब आधे लोग बोलेंगे मैम मुझे बहुत अच्छे से समझ गया कि मुझे वो वाली गलती नहीं करना है जो नॉर्मली स्टूडेंट्स करते। मुझे अच्छे से समझ गया कि सेकेंडरी अमीन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, फिर टर्शरी, फिर प्राइमरी, फिर अमोनिया। बट मुझे ये तो बताओ कि सेकेंडरी अमीन किसको बोलते हैं, प्राइमरी किसको बोलते हैं। अगर मुझे यही पता नहीं रहेगा कि सेकेंडरी कौन सा है, प्राइमरी कौन सा है, आइडेंटिफाई कैसे करने का है, तो ये तो ऑर्डर का कोई यूज़ ही नहीं हुआ ना। तो अब सुनो ध्यान से, अगर आपका अमीन जो है, ध्यान से देखना, ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं समझेगा ना तो बार बार प्रॉब्लम जाएगी। अगर आपका जो अमीन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच है, देखो यहाँ पे एक ही अल्किल ग्रुप है, तो ऐसे अमीन का नाम क्या रहेगा? प्राइमरी अमीन। अगर आपका जो नाइट्रोजन है सपोज वो 2 अल्किल ग्रुप से अटैच है, R मतलब क्या है? R मतलब मैंने अल्किल ग्रुप को लिया है। अब वो 2 अल्किल ग्रुप से अटैच है, इसलिए इसका नाम भी क्या रहेगा? सेकेंडरी। अगर आपका नाइट्रोजन जो है वो 3 अल्किल ग्रुप से अटैच है, तो इसका नाम क्या रहेगा? टर्शरी। ठीक है, 3 अल्किल ग्रुप है। अब आधे लोग ये भी बोलते हैं कि मैम थोड़ा ये तो बताओ कि नाइट्रोजन के साथ आपने 3 ही बॉन्ड क्यों फॉर्म किए। तो पता होना चाहिए, जैसे हम लोग रोटी खाते हैं तो हम लोग की कैपेसिटी होती है, कोई 10 रोटी खाता है उसकी 10 रोटी खाने की कैपेसिटी होती है, कोई 2 या 3 ही रोटी खाता है उसकी कैपेसिटी उतनी होती है, उससे ज़्यादा वो रोटी नहीं खा सकता, उसकी नॉर्मल कैपेसिटी है वो। वैसे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी या तो नाइट्रोजन की रोटी खाने की कैपेसिटी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ टोटल 3 ही होती है। आप 3 से ज़्यादा ज़बरदस्ती उसको नहीं दे सकते कि भाई ज़बरदस्ती तू ले और 4 बना, ऐसा नहीं चलेगा ना। वी नीड टू बी वेरी स्मूथ। तो नाइट्रोजन के 3 ही कैपेसिटी होती है, बेचारा नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ 3 ही रोटी खा सकता है, 3 ही इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं, 3 ही बॉन्ड बना सकता है बेचारा नाइट्रोजन। समझा या नहीं? तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया? आ जाएगा आइडेंटिफाई करते। आधे लोग वो हाइड्रोजन वाला सिस्टम लेके जाते कि ऐसा हाइड्रोजन रहेगा तो वो रहेगा वो रहेगा। हाइड्रोजन वाले सिस्टम से अगर जाएंगे ना, साइंटिफिकली तो बहुत मस्त लगेगा, बट पहचानते ही नहीं आएगा कि ये क्या है वो क्या है। ये नॉर्मल ट्रिक है, बहुत मस्त ट्रिक है, एकदम काम का ट्रिक है। समझा या नहीं?
चलो देखेंगे अभी हम लोग गाइस एक एग्जाम्पल है। सेकंड वाले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने थर्ड वाले एमसीक्यू को। पहला ऑप्शन है मीथेनअमीन। मीथेनअमीन आपका फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन जो है भाई आपका वो है एन मिथिल मिथेनअमीन। देखो एन मिथिल, एन पोजीशन पे क्या है, मिथिल है। मिथिल की जगह आप CH3 भी लिख सकते हो, एन मिथिल, और ये है आपका मिथेनअमीन। ठीक है, एन मिथिल मिथेनअमीन। जो थर्ड वाला ऑप्शन है आपका वो है एन मिथिल एनिलीन। थर्ड ऑप्शन है आपका एन मिथिल एनिलीन। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन जो है आपका वो है एन एन डाइमिथिल मिथेनअमीन। एन एन डाइमिथिल, क्योंकि 2 मिथिल है, और क्या है, मिथेनअमीन। ये है आपका फर्स्ट आंसर, मतलब ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी, और ये है आपका डी। अब आधे लोग बोलेंगे मुझे कैसे याद रहेगा, कुछ भी नहीं करने का, ये वाले ऑर्डर को लगा देने का। अब आधे लोग ये भी सोचते कि मैम इतना टाइम क्यों एक क्वेश्चन पे वेस्ट कर रहे हैं। तो सुनो ना, अगर तुम लोग ये क्वेश्चन को रट्टा मार के अगर पेपर में यही नहीं आया तो उसने अगर अल्किल ग्रुप ही चेंज कर डाला तो क्या करेंगे, तो सारे के सारे वहीं पे फंस जाएंगे। इसलिए अपन को कंसेप्ट भी आना चाहिए। जरूरी थोड़ी है कि क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन आएंगे, हाँ, लेकिन क्वेश्चन बैंक के जैसे क्वेश्चन तो आएंगे ना, तो वो तो उन्हीं को समझेगा जो कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच है, ये प्राइमरी है, ये तो बहुत लीस्ट बेसिक है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 अल्किल ग्रुप से अटैच है, ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी है ये। अगर मैं बात करती हूँ इसकी, तो यहाँ पे भी आपका नाइट्रोजन 2 अल्किल ग्रुप से अटैच है, ये भी आपका सेकेंडरी है। ठीक है, और अगर मैं बात करती हूँ थर्ड वाले थिंग की, तो थर्ड वाले थिंग में आप लोगों ने ये वाली चीज़ ऑब्जर्व की कि यहाँ पे आपका नाइट्रोजन 3 अल्किल ग्रुप से अटैच है, तो ये टर्शरी है। अब ये भी है सेकेंडरी, ये भी है सेकेंडरी, तो दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि चलो ये तो कैंसिल हो गया, क्रॉसिंग वाले ऑप्शन रहेंगे तो प्राइमरी और टर्शरी तो है नहीं, अब बचता है सेकेंडरी। अब दोनों के दोनों सेकेंडरी है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेकेंडरी रहेगा। याद रखना है कि एलिफैटिक अमीन्स जो रहते हैं वो ज़्यादा बेसिक रहते हैं एज कम्पेयर टू द एरोमेटिक अमीन्स। ठीक है, इसीलिए हमारा आंसर कौन सा रहेगा, ये वाला, बिकॉज एलिफैटिक अमीन्स आर मोर बेसिक दैन द एरोमेटिक अमीन। राइट गाइस, याद रखना है इस पर्टिकुलर थिंग को। चलिए देखेंगे, मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। पता होना चाहिए ना कंसेप्ट वाइज, चलो ठीक है। अभी कंसेप्ट नहीं समझेगा, एमसीक्यू रट्टा मान लोगे तो फिर क्वेश्चंस में अटक जाओगे ना, इसीलिए। द रिएक्शन इन विच द डाइजोनियम सॉल्ट इज यूज्ड, देख लेते हैं इसको भी। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके फोर्थ वाले एमसीक्यू को। फोर्थ वाले एमसीक्यू में कहा रखा है द रिएक्शन इन विच डाइजोनियम सॉल्ट इज यूज। आप सबको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि ये डाइजोनियम सॉल्ट क्या चीज़ है। अगर यही नहीं पता रहेगा तो भूल जाओ कि रिएक्शन कुछ करने वाले हो। डाइजोनियम सॉल्ट का मतलब ही क्या होता है, N2+Cl-। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट। और पता होना चाहिए कि डाइजोनियम सॉल्ट हमेशा कौन से रिएक्शन से आता है, सैंडमियर रिएक्शन। सैंडमियर रिएक्शन, डाइजोनियम सॉल्ट सैंडमियर रिएक्शन। कैसे याद रखने का, देखो डाइजोनियम सॉल्ट सैंडमियर रिएक्शन, डाइजोनियम सॉल्ट सैंडमियर रिएक्शन। याद, रट्टा तो मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोल सकते कि पूरा मैं कॉन्सेप्चुअली जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा रट्टा तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखेंगे हम लोग फिफ्थ वाले रिएक्शन को। द टाइप ऑफ आइसोप्रोपिल अमीन इज, वो आपको बोलना चाहता है कि आइसोप्रोपिल अमीन जो है वो कौन सा टाइप का अमीन है। देखना जरा यहाँ पे, फिफ्थ वाले एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, आइसोप्रोपिल अमीन। अब लोग बोलेंगे मैम मुझे पहचानते तो आ गया कि अमीन प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है, बट ये तो बताओ कि अमीन को पहचानते कैसे, मतलब नाम से स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। वो तो आ गया मुझे कि प्राइमरी में एक नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच रहता है, सेकेंडरी में 2 अल्किल ग्रुप से अटैच रहता है, टर्सरी में 3 अल्किल ग्रुप से अटैच रहता है, बट ज़रा मुझे वो तो बताओ कि नाम से स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। देखो इधर, देखना ज़रा। सबसे पहले ग्रुप रूट वर्ड पे जाने का, अभी तक नहीं पढ़ा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तो पढ़ लो एटलीस्ट। रूट वर्ड पे जाओ। रूट वर्ड क्या है, प्रोपिल। प्रोपिल में कितने कार्बन होते हैं, 3, 1, 2 और 3 निकालेंगे। चलो निकाल दिया 3, कैसे भी निकाल सकते हैं, मेरी इच्छा। अब यहाँ पे बोला गया है आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल, अब आप सबने बचपन से पढ़ा है आइसोमॉर्फिज्म, आइसोफॉर्म्स, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, आइसोटोप्स, आइसोबार। क्या बताओ रे बताओ, आइसो मतलब क्या होता है, सेम होता है। मतलब मैंने यहाँ पे क्या जाना, मैंने यहाँ पे ये जाना कि ये दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप कैसे है, सेम। तो देखो प्रोपिल मतलब होता है 3 कार्बन,
आइसो बोला गया है, आइसो मतलब क्या होता है, सेम। तो दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप कैसे है, सेम। और लास्ट में बोला गया है अमीन, चिपका देने का अमीन को, काम खत्म अपना, बन गया स्ट्रक्चर। फिर से देखो, प्रोपिल था, 3 कार्बन थे, आइसो था, आइसो मतलब दोनों के दोनों ग्रुप कैसे, सेम, लगा दिया अमीन। अब आधे लोग बोलेंगे मैम ये तो सेकेंडरी है, आधे लोग बोलेंगे मैम ये तो टर्शरी है, लेकिन ध्यान से देखना, अपना ट्रिक जो है ना, अंकिता वाला ट्रिक वो याद रखने का। यहाँ पे नाइट्रोजन ग्रुप कितने अल्किल ग्रुप से अटैच है, कुछ लोग बोलेंगे मैम ये तो 3-3 अल्किल ग्रुप है, कुछ लोग बोलेंगे मैम ये तो 4-4 अल्किल ग्रुप है, कोई बोलेगा कि 2 है। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो ना, ये नाइट्रोजन टोटल कितने अल्किल ग्रुप से अटैच है, ये तो पूरा एक ही अल्किल ग्रुप है ना, एक ही तो अल्किल ग्रुप है ना, काउंट करो अच्छे से, देखो ना, ये पूरा एक ही तो अल्किल ग्रुप है। और जब भी नाइट्रोजन एक अल्किल ग्रुप से अटैच रहता है तो उसका नाम क्या रहता है, प्राइमरी अमीन, याद रखने का। ये वाला पूरा का पूरा एक ही अल्किल ग्रुप है, बॉन्ड तो एक ही है ना, एक बॉन्ड एक अल्किल ग्रुप। चलिए देखेंगे हम लोग, लो इसका भी स्क्रीनशॉट देखेंगे हम लोग 6th वाला एमसीक्यू को, एनिलीन ऑन रिएक्शन विद एनिलीन। एनिलीन इज अ वेरी गुड नेम, हो सकता है एनिलीन किसी का नाम भी होगा। एनिलीन ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर प्रोड्यूसेस, वो आपको ये पूछ रहा है कि एनिलीन जो होती है जब वो रिएक्ट करती है ब्रोमीन वाटर के साथ तो उसमें क्या बनता है। एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड का भी नाम एनिलीन था, सो व्हेन वी यूज्ड टू डू द एनिलीन रिएक्शन वी यूज्ड टू कॉल एनिलीन, सो शी यूज्ड टू लुक एट अस। एनिलीन ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, वो आपको पूछना चाहता है कि जब एनिलीन जो है वो रिएक्ट करेगा ब्रोमीन वाटर के साथ, जरा याद रखो यहाँ पे ब्रोमीन वाटर है, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर एक सबसे खतरनाक वाली चीज है, सबसे खतरनाक शेर है वो, शेर रिएजेंट का, इतना खतरनाक है। अगर आपको कभी भी रिएक्शन आ जाए ना ब्रोमीन वाटर का, बस मेरा ये सेंटेंस याद रखना, ब्रोमीन वाटर इज द शेर ऑफ रिएक्टेंट, शेर, शेर है वो रिएजेंट का। देखो कैसे, चलो देखना जरा यहाँ पे, आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा 6th वाले एमसीक्यू में कि जब मैं लेती हूँ एनिलीन को, मैंने यहाँ पे लिया है एनिलीन, नॉट माई फ्रेंड बट इट्स केमिकल कंपाउंड, एनिलीन को लिया है, ठीक है। अब एनिलीन में आपको क्या करने का है, एनिलीन में आपको डालने का है ब्रोमीन वाटर। याद रखने का मेरा ये सेंटेंस, ब्रोमीन वाटर जो है ना शेर है, शेर केमिस्ट्री का, शेर, खतरनाक वाला पावरफुल है, खतरनाक वाला पावरफुल, बिल्कुल शेर की तरह। देखो क्या होने का यहाँ पे, आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि ये जो आपका ब्रोमीन है ना, ये तीनों के तीनों पोजीशन पे एट वन टाइम भी ब्रोमिनेशन करवा देता है। मतलब ऐसा नहीं कि पहले ऑर्थो बनेगा, नहीं, फिर पैरा बनेगा, नहीं, फिर मेटा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। शेर है भाई वो, शेर, ब्रोमीन वाटर, शेर ऑफ रिएक्टेंट, शेर ऑफ रिएजेंट, तीनों के तीनों पोजीशन पर सेम ही समय पे ब्रोमिनेशन को करवा देता है। नाम कैसे देंगे इसका, यहाँ से नाम स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 2nd 4th और 6th पोजीशन, तो कैसे लिखेंगे 2 4 6, कितने ब्रोमीन है, 3 ब्रोमीन, ट्राई ब्रोमो, और ये क्या होता है, ये होता है आपका एनिलीन, ठीक है। देखना जरा 2 4 6, कितने ब्रोमीन है, 3, ट्राई ब्रोमो, और ये वाला क्या है, ये वाला तो आपका एनिलीन ही है। डन गाइज। चलिए, तो आपके 6th एमसीक्यू का आंसर है डी वाला। प्लीज रट के मत जाना, कुछ और भी आ सकता है। पता चला आप लोगों को आता भी था वो एमसीक्यू, ऐसा भी हो सकता है कि कोई एमसीक्यू आपको आता होगा बट आप उसका आंसर सही नहीं करोगे, क्योंकि आप सोचोगे भाई ये तो मैं ये वाला रट के आया था, क्योंकि वो चेंज कर सकता है, वो चालाकी कर सकता है एग्जामिनर। सिमिलर क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बैंक से देखे अल्किल ग्रुप चेंज करके आपको दे सकता है, जिसकी वजह से आपका आंसर भी चेंज हो सकता है। हर तरीके से अवेयर रहो, लेकिन जो कंसेप्ट समझ लेगा ना वो तो बस रॉक करेगा, रॉक, ठीक है, समझा। ब्रोमीन वाटर इज अ शेर, शेर है शेर, तीनों समय पे साथ में ही करेगा। अब नेक्स्ट है लास्ट पार्ट पे आते हैं, लास्ट पार्ट पे आ रहे हैं हम लोग 7th वाले पार्ट पे। 7th पार्ट में बोल रखा है टर्शरी अमीन्स हैव लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज। देखो गाइस, जो 7th वाला आपका एमसीक्यू है ना, इसका आंसर यहाँ पे मिस्टेक है, सी वाला यहाँ दे रखा है बट एक्चुअल आंसर उसका क्या होता है, डी वाला। अब डी वाला आंसर है, रट्टा नहीं मानना है, इसको भी एक बार समझ लेते हैं, क्या पता टर्शरी अमीन की जगह पे आपको पेपर में सेकेंडरी अमीन पूछ ले, है कि नहीं। तो देख लेते हैं इसको। आप सबने बचपन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग को सुना होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार। केमिस्ट्री में तो हर चैप्टर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिला, हर चैप्टर में बहुत परेशान किया हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने। क्या करने का है, कुछ भी नहीं रहता है, पता है ना। एक तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनता है, या तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, और या तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में।
आधे लोगों की तो इतनी गलत मेंटेलिटी, उनको लगता है सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है। ऐसा कुछ नहीं रहता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है, फ्लोरीन और हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है, इसके अलावा और कोई नहीं रहता। अब क्या होने वाला है ना, यहाँ पे आपको बोला गया टर्शरी अमीन। खुद ही सोचो, टर्शरी अमीन, सुना जरा, टर्शरी अमीन बोला है। टर्शरी अमीन, अमीन मतलब नाइट्रोजन लिया, टर्शरी है मतलब वो टोटल कितने हल्किल ग्रुप से अटैच रहेगा, टर्शरी है, टोटल 3 हल्किल ग्रुप से अटैच रहेगा। अब आप मुझे एक बात बताना, सपोज यहाँ पे पानी आ रहा है, लेट अस से यहाँ पे पानी आया, पानी मतलब ही अपना वाटर मॉलिक्यूल, किस लिए आया, रिलेशन बनाने के लिए अमीन के साथ, मतलब ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए। बट आप लोग खुद ही सोचो, ये ऑक्सीजन आया, क्या यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है, क्या यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है, नहीं है, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, नहीं है। अब आधे लोग सोचेंगे, दिमाग में तो क्वेश्चन आता है कि मैम ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं ना। लोग सोचते हैं ना, ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है तो ये भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे इस हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ सॉल्वेशन होगा भी या नहीं। ठीक है, तो ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना चुका है, अब उसके पास कैपेसिटी नहीं बची। अब सेकेंड थिंग यहाँ पे जो है वो ये है कि इस नाइट्रोजन के पास में कहीं पे भी हाइड्रोजन नहीं है, जिसके वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस ऑक्सीजन के साथ नहीं बना पाएगा, जिसके वजह से इसका सॉल्वेशन भी नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा रहता है, लेस। तो आपके 7th MCQ का आंसर क्या रहेगा, टर्शरी अमीन हैव लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। टर्शरी अमीन का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा लो है। उसका रीज़न क्या है कि उसके अंदर में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं है, हाइड्रोजन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सवाल कहाँ से उठता है। हाइड्रोजन ही नहीं रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं होंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होंगी तो क्या नहीं होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम रहेगा, इजीली वो मेल्ट हो जाएगा, इजीली वो बॉयल हो जाएगा, क्योंकि बॉन्डिंग है ही नहीं हाइड्रोजन वाली। ठीक है, याद रखने का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब ही सॉल्वेशन होता है। हम लोग ऑक्सीजन वाली बॉन्डिंग को ही कंसिडर कर रहे हैं, ये वाली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वाली बॉन्डिंग कंसिडर मत करना। ठीक है, चलिए देखेंगे हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस को। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि होते हैं आपके 1 मार्क के। मैं बार बार बताती हूँ, वेरी शॉर्ट आंसर को सिर्फ 2 या 3 लाइन के ऊपर लिखना ही नहीं, 1 लाइन, 2 लाइन या 3 लाइन, मैक्स टू मैक्स 3 लाइन। हाँ, कुछ रेयर केसेस में कुछ क्वेश्चंस रहते हैं यार कि वो बहुत लेंदी रहते हैं, दैट वी नीड टू मैनेज। हो सकता है, हर जगह पे एक्सेप्शंस तो रहते हैं, भर के रहते हैं। PDF आप लोग यहाँ से देख सकते हो, और हाँ एक और बात, आप लोग PDF नीचे दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को। एक मैं आपको PDF की सिर्फ एक स्पेशलिटी बता रही हूँ। स्पेशलिटी जो है वो ये है कि जो भी बड़े बड़े रिएक्शन है वहाँ पे मैंने सिस्टमैटिकली मेंशन किया कि कौन बाहर निकल रहा है, तो उससे हम लोग को आइडिया मिलता है। अगर मैं आपको वही चीज़ डायरेक्टली बुक का चिपका के दे देती थी तो उससे मेरे को प्रॉब्लम ये होती थी कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि रिएक्शन कहाँ से कहाँ पे हो रही है। एटलीस्ट तो पता तो चलना चाहिए कि कौन सी चीज़ बाहर निकल रही है, किसके साथ रिएक्ट कर रही है, किसके साथ जॉइन हो रही है। तो वो सारी चीज़ें आपको नोट से ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि भाई ऑर्गेनिक है, बुक से ज़्यादा नोट से समझ में आता है। स्पेशली अगर हैंड रिटन नोट्स हो जहाँ पे सब मार्किंग किया हुआ हो, तो सीरियसली स्पीकिंग कि ये नोट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आई एम नॉट डूइंग द पब्लिसिटी, लेकिन एक्चुअली ये चीज़ हेल्प करती है, बिलीव मी। चलिए देखेंगे, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रखा है, नेम द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड बाय अमोनिया। आपको पता होना चाहिए कि जब भी CX बॉन्ड ब्रेक होता है अमोनिया के अंदर में, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनिया। क्योंकि अमोनिया क्या करता है, अमोनिया का ब्रेकिंग होता है, तभी जाके वो CX बॉन्ड को ब्रेक करता है। अब आप लोग खुद ही सोचो, अमोनिया का ब्रेकिंग हो रहा है तो उसी का नाम क्या रहेगा, अमोनोलिसिस, क्योंकि अमोनिया का भी ब्रेकिंग हो रहा है, CX बॉन्ड का भी ब्रेकिंग हो रहा है, इसलिए अमोनो मतलब अमोनिया और लिसिस मतलब ब्रेकिंग। तो व्हाट विल बी द नेम, अमोनोलिसिस। ठीक है, चलिए देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। वो आपको बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, फिर किसका है, सब बता दो। ठीक है, एक बार देख लेते हैं एकदम शॉर्ट में। सेकंड आंसर आपका ये कहता है कि सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो हमेशा आपका एसिड का होगा। ठीक है, तो इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला क्या आता है, CH3COOH।
ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर आप लोगों ने लास्ट वाला लेक्चर मैंने अटेंड किया होगा तो मैंने उसमें बताया था कि ये हमेशा डाइमर फॉर्म करता है, याद आया ना, डाइमर फॉर्म करता है, डाइमर, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट रहता है। उसके बाद में आपको बोला गया है इथिल अल्कोहल, यहाँ पे आपका क्या आएगा, इथिल अल्कोहल, क्योंकि इथिल अल्कोहल में भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट इसमें सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कैसे रहता है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। और फिर लास्ट में आपका आता है इथिल अमीन, और सबसे लास्ट में आपका आता है इथेन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ इथिल अमीन, और लास्ट में आपका आएगा इथेन। थोड़ा ध्यान देना, अल्केन जो होते हैं ना वो कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते, क्योंकि अल्केन एक हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो तो सोल्यूबल ही नहीं होते पानी में, ठीक है। सेकेंड थिंग, अल्केन मतलब ही समझ जाओ अपने अलग अलग टाइप के, जैसे कि आपका पेट्रोल ले लो, क्या कभी वो पानी में सोल्यूबल होता है, नहीं होता है ना, तो वो हाइड्रोकार्बन्स में आता है। इथेनोइक एसिड क्या होता है, एसिड हमेशा डाइमर बनाता है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा रहता है। अब अल्कोहल जो होता है ना वो भी पानी में सोल्यूबल होता है, और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, सबको पता होता है कि अल्कोहल, जब भी जो लोग भी अल्कोहल लेते हैं वो लोग अल्कोहल को डायरेक्टली नहीं लेते, उसके अंदर पानी डाल के लेते हैं, पता है ना, पानी में सोल्यूबल होता है। उसका रीज़न क्या है पता चला, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है पानी के साथ में, इसीलिए तो सोल्यूबल है। उसके बाद में अमीन रहता है, उसके बाद में कौन रहता है, अमीन, क्योंकि अमीन में भी नाइट्रोजन आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। हाइड्रोजन दिख रहा है ना, ठीक है। चलो याद यहाँ पे क्या रखने का है, सबसे पहले आएगा एसिड। अभी तो इथेनोइक एसिड आ जाएगा, कभी अगर ऐसा पूछा जाए कि प्रोपैनोइक एसिड, प्रोपिल अल्कोहल, प्रोपिल अमीन और प्रोपेन, कर लोगे सारे के सारे। अगर जो लोग ये रट्टा मार के जाएंगे उनको नहीं आएगा, बट जो लोग को ये समझ में आ गया कि एसिड हमेशा सबसे ज़्यादा दिखाते, तो यहाँ पे इथेनोइक की जगह प्रोपैनोइक आ जाए, ब्यूटानोइक आ जाए, वो लोग आंसर सही टिक मार्क करके आएंगे। गॉट द पॉइंट गाइस। चलिए देखेंगे थर्ड एमसीक्यू को, राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन इन विच एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स प्रोड्यूस ऑफेंसिव स्मेल। तो ऐसी एक ही टिपिकल रिएक्शन है जहाँ पे वो रिएक्शन को करते वक्त इतना खतरनाक वाला स्मेल आता है कि हम लोग वहाँ पे स्टे ही नहीं कर पाते, जस्ट वी नीड टू गेट आउट ऑफ द लैब, इतना खतरनाक वाला स्मेल होता है, एंड दैट स्मेल इज कॉल्ड एज वेरी पेक्यूलियर स्मेल, ऑफेंसिव स्मेल। और उस पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कार्बिल अमीन रिएक्शन, ठीक है। लेबोरेटरी में जब भी ये रिएक्शन करते हैं, जस्ट वी नीड टू गेट आउट ऑफ द लैब, स्टे ही नहीं कर सकते लैब में, ठीक है। चलिए फोर्थ रिएक्शन, ऑल द थिंग्स आर गिवन इन द PDF, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। चलिए देखेंगे हम लोग हमारे फोर्थ वाले एमसीक्यू को। फोर्थ वाले एमसीक्यू में आपको बोल रखा है, राइट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनोइल क्लोराइड। आपको कितने मोल्स इथेनोइल क्लोराइड के लगेंगे एसाइलेशन करवाने के लिए, किसका, एन डाइमिथिल एनिलीन का, एन डाइमिथिल एनिलीन है, एन डाइमिथिल एनिलीन। देखो सबसे पहले और काम की चीज़ जो है वो ये है, एनिलीन बोल रखा है। एनिलीन का मतलब ही क्या होता है, बेंजीन रिंग और उससे नाइट्रोजन अटैच रहता है, उसको बोला जाता है एनिलीन, ठीक है। एन डाइमिथिल है, तो एन पे भी एक मिथिल है और यहाँ पे दूसरे एन पे भी क्या है, एक मिथिल है, तो इसका नाम क्या रहेगा, एन डाइमिथिल एनिलीन। अब क्या होता है ना, अगर आपको यहाँ पे असाइलेशन करवाना है तो सबसे पहली चीज़ तो पता ये होना चाहिए कि असाइलेशन करवाने के लिए कम से कम यहाँ पे हाइड्रोजन तो चाहिए ना। अगर हाइड्रोजन रहेगा ही नहीं तो हम लोग असाइलेशन कहाँ से करवाएंगे। अगर एक हाइड्रोजन रहता था तो हम लोग करवा सकते थे असाइलेशन, 2 हाइड्रोजन रहते थे तो भी हम लोग असाइलेशन करवा सकते थे, बट क्या यहाँ पे एक हाइड्रोजन है क्या, एक भी हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब इसका असाइलेशन पॉसिबल नहीं है। असाइलेशन करवाने के लिए कंपाउंड के पास में कम से कम हाइड्रोजन एटम तो भी होनी चाहिए। अब हाइड्रोजन तो एक भी नहीं है क्या हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से क्या डायरेक्टली अटैच है क्या कोई भी हाइड्रोजन, नहीं है। ये हाइड्रोजन को मत काउंट करना, इसीलिए ये आपका असाइलेशन नहीं करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका फिफ्थ वाला क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन ने बोल रखा है, राइट द नेम ऑफ गैस इवॉल्व्ड व्हेन अ प्राइमरी अमीन इज रिएक्टेड विथ नाइट्रस एसिड। इसको भी देख लेते, सारे रिएक्शन से, रिएक्शन को मैं मुंह से अगर बताऊंगी ना तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, वो करके दिखाना पड़ता है। और हाँ, आपको भी प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि पढ़ने से हो जाएगा। साइड जैसे जैसे वीडियो चल रहा है ना वैसे वैसे पेन लेके बैठो, जैसे जैसे वीडियो में हो रहा है वैसे वैसे करते जाओ। ऐसा नहीं कि बस मतलब चिप्स खाते वगैरह बैठ के देख रहे हो, क्योंकि वो ऑर्गेनिक और फिजिकल और इनऑर्गेनिक में चल जाता है, बट ऑर्गेनिक में यू नीड टू प्रैक्टिस। जैसे जैसे वीडियो चल रहा है प्रैक्टिस भी अपनी साइड बाय साइड करते जाओ, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे अपने फिफ्थ वाले क्वेश्चन को। वो ये बोल रहा है कि कौन सी गैस इवॉल्व होती है जब आपका प्राइमरी अमीन, मैंने लिया है RNH2 जो कि है आपका प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन की हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं विद HNO2 दैट इज़ नाइट्रस एसिड। आप सबको पता है कि नाइट्रस एसिड की किसी भी कंपाउंड के साथ में अगर रिएक्शन करवाई जाए
तो वो नाइट्रोजन को हमेशा N2+ और Cl- में कन्वर्ट कर देता है, पता है ना। अब आधे लोग सोचेंगे Cl- कहाँ से है, तो पता होना चाहिए कि Na-NO2 और HCl से HNO2 बनता है, तो वो वाला Cl ये होता है। तो नाइट्रोजन जो था यहाँ पे, वो नाइट्रोजन को हम लोगों ने काय में कन्वर्ट कर दिया है, N2 में, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो मैंने ऑब्जर्व किया वो ये है कि ये जो अमीन है ना आपका, ये डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हुआ है। अब कुछ समय के बाद में आप सबको दिख रहा है कि कौन सी गैस निकलने वाली है, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। कौन सी गैस निकलेगी? नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो अगर अमीन आ जाए, HNO2 आ जाए, डाइजोनियम बनता है, मतलब अमीन का N2Cl में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ से कौन सी गैस निकलेंगी वो दिख ही जाता है, नाइट्रोजन गैस। चलिए 6th MCQ की बात करेंगे। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ हाइजेनबर्ग रिएजेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रक्चर बताओ हाइजेनबर्ग रिएजेंट का क्या रहेगा। डिस्कस करेंगे हम लोग, इसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है गाइज आपका 6th वाला, स्ट्रक्चर ऑफ हाइजेनबर्ग रिएजेंट। हाइजेनबर्ग मतलब एक्चुअली ये हिंजबर्ग है, हिंजबर्ग है। आई वॉज कन्फ्यूज विथ हाइजेनबर्ग, क्योंकि हाइजेनबर्ग एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी होता है। ये तो हिंजबर्ग रिएजेंट है। हिंजबर्ग रिएजेंट में क्या होता है ज़रा देखना यहाँ पे। एक होती है आपकी बेंजीन रिंग, और ये होता है आपका सल्फोनिल ग्रुप, और ये होता है क्लोराइड। अब देखो क्या है ना, अगर आपको पूरे के पूरे 1 मार्क चाहिए ना, तो सिर्फ ये डायग्राम देने से अपना काम नहीं जमेगा, अपन को साइड बाय साइड इसका नाम भी देना पड़ेगा। तो देखो ज़रा क्या होगा। ये है आपकी बेंजीन रिंग, इसलिए मैंने क्या लिखा है, बेंजीन, बेंजीन, ठीक है। ये है आपका SO2, SO2 मतलब ही क्या होता है, सल्फोनिल, और Cl मतलब ही क्या होता है, क्लोराइड। कैसे याद रखेंगे ज़रा देखना, बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड दोनों दे दो, ठीक है। दोनों नाम देने का एक इफेक्टिव दिखता है। एक डायग्राम से थोड़ी 1 मार्क मिलेगा ना, नाम तो देना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट है, आपको बोल रखा है राइट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड। वो आपको पूछ रहा है कि बताओ अल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहता है जब हम लोग उसका रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया गैस के साथ में। देखेंगे इसको भी। चलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गाइस 7th वाले क्वेश्चन को। आपको बोल रखा है कि बताओ ऑर्डर कैसा होगा। सबसे पहले मैं ले रही हूँ अल्किल आयोडाइड को, फिर अल्किल ब्रोमाइड को, और फिर अल्किल क्लोराइड को। इसका रीज़न देखो क्या होता है। सीधी सीधी बात जो है वो यहाँ पे ये है कि आयोडीन का साइज़ बहुत बड़ा है, ब्रोमीन का साइज़ थोड़ा छोटा है, और क्लोरीन का साइज़ तो और भी छोटा है ना। अब यहाँ पे ये भी है छोटा, ये भी है छोटा, बॉन्डिंग कैसी रहेंगी, बहुत ज़्यादा वाली। यहाँ पे ये है छोटा, ये है बड़ा, उतनी ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं रहेंगी। अब यहाँ पे ये है छोटा, ये है बहुत बड़ा, क्या उतनी ज़्यादा खतरनाक वाली बॉन्डिंग रहेगी, नहीं। तो ये बहुत इजीली टूट जाता है, ठीक है। इसलिए देखो रिएक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड कर देंगी। अगर वो जितने जल्दी, जितने फास्ट टूटेगा, उतनी ही ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी रहेगी। अब इसके केस में ये क्या होता है ना, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये बहुत इजीली टूट जाता है। अब बहुत इजीली क्यों टूटता है ज़रा बताना मुझे। उसका रीज़न यहाँ पे ये है कि इसका साइज़ कैसा है, आयोडीन का बहुत बड़ा है। आयोडीन का साइज़ बड़ा है, वो इजीली टूट जाता है। अगर इजीली टूट जाएगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा, तो रिएक्टिविटी भी कैसी रहेगी, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे कैसा है ना, बेचारे का साइज़ ही बहुत ज़्यादा छोटा सा है, इसको हम लोग इतनी इजीली तोड़ नहीं पाएंगे इस बॉन्ड को, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी भी कैसी रहेगी, सबसे ज़्यादा कम। एक और तरीका अपना जो है वो ये है कि अगर दो फ्रेंड दोनों के दोनों सेम क्लास में होते हैं, दोनों का साइज़ भी एक जैसा होता है, तो उनकी फ्रेंडशिप भी बहुत ज़्यादा तगड़ी होती है, जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक है छोटे वाले क्लास में, लोअर वाले स्टैंडर्ड्स में, और एक हायर वाले स्टैंडर्ड में। अब जूनियर और सीनियर की उतनी खतरनाक वाली फ्रेंडशिप नहीं हो सकती है, ये टूट भी सकता है इजीली। लेकिन क्लासमेट की फ्रेंडशिप क्लासमेट के साथ बहुत खतरनाक वाली होती है ना। इसलिए इस बॉन्ड को तोड़ा नहीं जा सकता, ये फ्रेंडशिप के बॉन्ड को तोड़ा नहीं जा सकता, खतरनाक फ्रेंडशिप रहती है यहाँ पे। अब तोड़ ही नहीं सकते तो रिएक्टिविटी कहाँ से शो करेगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टाइप 1 को। गाइज नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, जिसका नाम है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जो कि होते हैं टाइप 1 के। और हाँ, ये आएंगे ना तो 2 मार्क दे के जाएंगे, बहुत इजी रहते हैं। चलिए डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर थिंग को। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है आपके टाइप 1 के, जो कि है टोटल 2 मार्क के, ठीक
ठीक है, देखते हैं इसको। एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ अमीन, वो आपको बोल रहा है कि एक्सप्लेन करो बेसिक नेचर ऑफ अमीन को, कि बेसिक नेचर ऑफ अमीन को आप एक्सप्लेन कैसे करोगे। ठीक है, तो पता होना चाहिए। मैं आपको ऐसा तो नहीं कराने वाली हूँ कि पूरी पूरी थेरी से एक्सप्लेन कर दोगे बेटी, तो फिर तो अपने को 1.5 घंटा भी कम हो जाएगा एक लेक्चर कंप्लीट करने के लिए। आपको उसे मैं मुँह से बताती हूँ। देखो क्या होता है ना कि बेसिक नेचर जो होता है अमीन्स का जो बेसिक नेचर होता है, बेसिक नेचर ऑफ अमीन, वो हम लोग 2 टाइप की थेरीज से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपकी पहली थेरी होती है वो होती है आपकी लुईस थेरी, जिसकी हेल्प से हम लोग बेसिक नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और सेकंड थेरी का नाम होता है लॉरी ब्रॉन्स्टेड थेरी। ठीक है, ये 2 टाइप की थेरी से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब क्या होता है ना, लुईस थेरी मतलब क्या होता है, एक ऐसी थेरी जिसमें कोई भी जो एटम होता है ना, कोई भी एटम वो अपने लोन पेयर को बहुत इजीली डोनेट कर सकता है, जिसके वजह से वो बेसिक नेचर का होता है। मतलब लुईस थेरी यहाँ पे ये बताती है कि कोई भी एलिमेंट जब अपने लोन पेयर को किसी को डोनेट करता है, लोन पेयर को जब किसी को वो डोनेट कर देता है, तो उसका नेचर कैसा होता है, उसका नेचर बेसिक टाइप का होता है। और लॉरी ब्रॉन्स्टेड जो थेरी होती है ना, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थेरी ये बोलती है कि जब भी कोई भी एलिमेंट जो होता है वो आयोनाइज होता है, तो वो डिपेंड करता है उसके इक्विलिब्रियम के ऊपर में, इक्विलिब्रियम के ऊपर में वो डिपेंड करता है। अगर सपोज मैं आपको बोलती हूँ, लेट अस से मैंने लिया है वीक बेस, एकदम मैं आपको कंसेप्चुअल चीज़ समझा रही हूँ, ये जिसको समझ गया ना उसको वो पूरी थेरी समझ जाएगी। अगर वो थेरी को 10 बार भी पढ़ोगे तो ऐसी वो समझने वाली नहीं है, बट ये चीज़ को देख के वो समझ जाती है। अब सपोज मैंने वीक बेस लिया है, तो वीक बेस क्या होगा, इतनी इजीली नहीं टूटता है ना, तो इसका इक्विलिब्रियम जो है वो राइट साइड में शिफ्ट नहीं होगा। इक्विलिब्रियम जो है वो राइट हैंड साइड पे इतने इजीली शिफ्ट नहीं होने वाला। लेकिन अगर मैंने वही स्ट्रॉन्ग बेस लिया, एकदम स्ट्रॉन्ग बेस, खतरनाक वाला स्ट्रॉन्ग बेस है, वो बहुत इजीली टूट जाता है। मतलब ऐसे केस में अब उसका इक्विलिब्रियम क्या होगा, अब उसका इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा। क्योंकि सोचने की बात है यार, ये इतनी इजीली टूटेगा नहीं, बेचारा कमज़ोर है, बेचारा वीक है, टूटेगा क्या, इतना इजीली नहीं टूट पाएगा ना। तो क्या रिएक्शन उस साइड में शिफ्ट होगी, राइट साइड में नहीं हो पाएगी। अब स्ट्रॉन्ग के केस में कैसा है, खतरनाक वाला स्ट्रॉन्ग है, बहुत इजीली टूट जाएगा। अगर बहुत इजीली टूटेगा तो आपके रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट होगा, राइट हैंड साइड में। तो लुईस थेरी ने क्या बताया, लोन पेयर के डोनेशन के हिसाब से। लॉरी ब्रॉन्स्टेड थेरी ने क्या बताया, इक्विलिब्रियम के शिफ्टिंग के हिसाब से। ठीक है, आई होप यू गॉट द सॉल्यूशन फॉर दिस पॉइंट। अगर लोन पेयर डोनेशन होगा तो थेरी कौन सी रहेगी, लुईस थेरी। और अगर इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग का रहेगा तो थेरी कौन सी रहेगी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थेरी। यहाँ पे आप लोग सब लिखोगे ना, सब कुछ सही है, लेकिन लास्ट में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, हो सके तो वाला ऑर्डर डाल देना कि सेकेंडरी अमीन जो होता है वो बहुत ज़्यादा बेसिक होता है, फिर टर्शरी होता है। अगर आपको पता है ना तो डाल देने का। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, आपको ऐसा लगेगा मैम हम लोग क्यों डालें इसको, 1 मार्क का तो क्वेश्चन है या 2 मार्क का तो क्वेश्चन है, लेकिन याद रखना ये 2 पॉइंट बनाने से आपको 1.5 मार्क तो मिल सकते हैं, बट ये बताने से एग्जामिनर कंप्लीटली 2 मार्क देगा, वो तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन ये ऑर्डर बताने से आप एग्जामिनर के ऊपर एक बहुत खतरनाक वाला इंप्रेशन क्रिएट कर दोगे। उसको बता दोगे कि देख भाई आपने मुझे तो, देख भाई तूने मुझे सिर्फ और सिर्फ ये 2 टाइप की थेरीज पूछी थी, मैंने तो ये ऑर्डर को भी एक्सप्लेन करवा दिया, मुझे तो ऑर्डर भी पता है। एक खतरनाक वाला इंप्रेशन उसके ऊपर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, चलिए गलत मत ऑर्डर लिख के आना। देखेंगे गाइज हम लोग सेकंड क्वेश्चन को, राइट द रिएक्शन टू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्शन। आपको कुछ कन्वर्शंस कराने के लिए है तो उसके हम लोग देखेंगे रिएक्शंस को। ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए देखेंगे सेकंड रिएक्शन को। सेकंड रिएक्शन में बोल रखा है एनिलीन का कन्वर्शन करवाने का है सल्फेनिलिक एसिड में। एनिलीन का कन्वर्शन कराने का है सल्फेनिलिक एसिड में कन्वर्शन कराने का है। ठीक है, सेकंड कन्वर्शन बाद में देखते हैं, पहले ये वाले कन्वर्शन को हम लोग करेंगे डिस्कस। देखना ज़रा यहाँ पे ध्यान से, एनिलीन है, एनिलीन का मतलब ही क्या होता है कि फिनिल रिंग से आपके अमीन ग्रुप अटैच रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन। तो एनिलीन में हम लोग क्या करेंगे ना, हम एनिलीन में सबसे पहले हम लोग डालेंगे H2SO4। अब मुझे याद कैसे रहेगा कि मुझे H2SO4 ही डालना है, अभी तो ठीक है आपको याद रहेगा, बट देखो मैं आपको बता रही हूँ एक ट्रिक। यहाँ पे सल्फेनिलिक एसिड, सल्फा मतलब भी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहीं ना कहीं सल्फर आने वाला है। और सल्फर कौन से एसिड में आता है, H2SO4 में, याद रहेगा। सल्फेनिलिक एसिड, सल्फर आने वाला है, सल्फर कौन से वाले इसमें आता है, H2SO4 में, कुछ भी नहीं होगा। ये है आपका एनिलीन बेस, ये है आपका एसिड। जब भी एसिड और बेस एक दूसरे के साथ में रिएक्ट होते हैं तो हमेशा क्या बनता है, सॉल्ट। पानी तो बनता ही है लेकिन सॉल्ट भी बनता है ना। और आप
आप लोग सोचोगे मैम मुझे ये तो पता चल गया कि एक एसिड है एक बेस है, लेकिन ज़रा मुझे ये तो बताइए कि प्रोडक्ट सॉल्ट बनेगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट सॉल्ट बना है, मुझे दिखता थोड़ी है। लेकिन याद रखने का, सॉल्ट में हमेशा प्लस चार्ज आता है, माइनस भी चार्ज आता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज जब आते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो सॉल्ट है, कुछ भी नहीं होने वाला। देखो यहाँ पे क्या होगा, NH3 HSO3 माइनस HSO4 माइनस, ये वाला आपका प्रोडक्ट बनता है। देखना ज़रा कैसे बनेगा। H2SO4 में दो चीज़ें होती है, ठीक है। जो पहली चीज़ आपकी H2SO4 में होती है वो रहती है आपकी H, और सेकंड रहती है आपकी HSO4 माइनस। ये दो चीज़ें H2SO4 में रहती है। हम लोग ने क्या किया, इस NH2 के पास इस हाइड्रोजन को भेज दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये NH3, और इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, प्लस। साइड बाय साइड आपका और क्या बचा, HSO4 माइनस, तो HSO4 माइनस भी आ गया। समझा या नहीं? हाइड्रोजन यहाँ पे गया तो NH3 प्लस बन गया। साइड बाय साइड यहाँ पे HSO4 माइनस था, वो भी आ गया। एक जगह पे आया है प्लस, एक जगह पे आया है माइनस, रिएक्ट, इसका नाम क्या रहेगा, सॉल्ट। समझा या नहीं? एसिड जब बेस रिएक्ट होता है, एसिड और बेस एक दूसरे के साथ में, तो सॉल्ट बनता है। अब देखो क्या होगा ना, यहाँ पे एक चीज़ होती है, और वो चीज़ यहाँ पे ये होती है, कुछ समय के बाद इससे OH ग्रुप निकल जाता है। ये रिएक्शन जो होती है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर होती है। टेम्परेचर याद मत करना, अभी रट्टा मारोगे सब आएगा पेपर में, सब निकल जाता है पूरा। OH माइनस यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकलेगा। अब आप लोग खुद ही सोचो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, ज़रा ध्यान देना। आप लोगों ने देखा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया है। यहाँ पे पहले 3 हाइड्रोजन थे, अब एक हाइड्रोजन निकल गया, मतलब कितने हाइड्रोजन बचे, 2 हाइड्रोजन बचे। और आप लोगों ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, और आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ से एक ऑक्सीजन भी निकला, यहाँ से एक ऑक्सीजन भी निकला है, तो यहाँ पे आपका और क्या बचेगा, SO3H। ऐसा आपका कुछ रहता है, ज़रा ध्यान से देखना। OH माइनस को निकालने का है, H यहाँ से निकला तो NH3 से NH2 बन गया, और ऑक्सीजन यहाँ से निकला, पहले 4 ऑक्सीजन थे, अब वो 3 ऑक्सीजन हो जाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन भी निकला है। अब क्या होता है ना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है, तो ये जो SO3H ग्रुप है ना, वो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे आपका आ जाता है SO3H ग्रुप, यहाँ से वो यहाँ पे आ जाता है क्योंकि वो अनस्टेबल होता है। और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फेनिलिक एसिड। आई होप यू गॉट द पॉइंट। सबसे पहली चीज़ आप लोग एनिलीन लेंगे, एनिलीन के अंदर में H2SO4 डालेंगे, एक रहता है H प्लस, एक रहता है HSO4 माइनस। इसको इसके पास भेज देंगे तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। हीटिंग करवाएंगे मतलब ये OH माइनस आयन निकल जाएगा, यहाँ से H, यहाँ से O, और फिर SO3H ग्रुप यहाँ से यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ठीक है। चलो अब हम लोग देखेंगे सेकेंड रिएक्शन को, मिथिल क्लोराइड टू इथेनअमीन बोल रखा है, देख लेते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है भाई आपका मिथिल क्लोराइड टू इथेनअमीन। ज़रा ध्यान देना, यहाँ पे मिथिल क्लोराइड टू इथेनअमीन बोल रखा है, ठीक है। मिथिल क्लोराइड मतलब ही क्या होता है, CH3Cl, ठीक है। और उसने आपको बोला क्या है, इथेनअमीन बनाने के लिए, इथेनअमीन बनाने के लिए उसने आपको बोला है। इथेन मतलब भी क्या होता है, 2 कार्बन, और अमीन मतलब NH2 होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ हम लोग इसके अंदर में डालेंगे KCN को डालेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, यहाँ से Cl और यहाँ से K बाहर निकल जाएंगे। सबसे पहले KCl बना लेंगे। अपना ट्रिक क्या कहता है, अंकिता स्ट्रैटेजी, सबसे पहले छोटे मोटे आलतू फालतू प्रोडक्ट को घर के बाहर कर देने का, रिएक्शन के बाहर कर देने का। तो K और Cl जो थे वो KCl बन के बाहर हो गए, जो बच गया उसको चिपका देने का, उसको ज्वाइन कर देने का। क्या बचेगा ज़रा देखना यहाँ पे, CH3, ठीक है। यहाँ से K और यहाँ से Cl निकल गया, तो इस CN को इसको लगा देंगे, लगा दिया इस CN को। अब आधे लोग बोलेंगे ये कैसे आ गया भाई, KCN को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, K C∵ चलता है, सब चलता है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, हम लोगों को इसको रिड्यूस करवाने का है, और रिड्यूस करवाने के लिए रिएजेंट हम लोग पता है कौन सा डालते हैं, इसके अंदर में आप लोग डाल सकते हो LiAlH4 इन प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव, या तो आप लोग डाल सकते हैं इसके अंदर में सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल भी, कुछ भी डाल सकते हो इसके अंदर में, कोई भी दोनों में से कोई भी एक रिएजेंट डालो, इसका रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन मतलब भी क्या होने वाला है, ज़रा ध्यान देना। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आएंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आएंगे, कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आए, CH2 बन गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आए, NH2 बन गया, डन। इसका नाम क्या है, इथिलामीन। काम की बात जो यहाँ पे है ना,
वो ये है कि ये रिएक्शन सभी को करते आती है, सभी कर लेंगे ये रिएक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि पहले आपको अल्किल क्लोराइड से अल्किल साइनाइड बनाना पड़ेगा। ये रिडक्शन तो हर किसी को आता है, सभी को आता है ये रिडक्शन करते। इसका नाम भी होता है मेंडियस रिडक्शन रिएक्शन। बट आधे लोगों को ये वाली चीज़ तो पता ही नहीं रहेगी मेंडियस रिडक्शन रिएक्शन के अलावा, कि पहले तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना साइनाइड में। अगर साइनाइड आएगा ही नहीं, अगर नाइट्रोजन आएगा ही नहीं, तो अमीन कहाँ से बनेगा? सोचो ना, अमीन में नाइट्रोजन आता है। अब नाइट्रोजन वाला कंपाउंड चाहिए तो क्या डायरेक्टली आ जाएगा? ऐसे तो नहीं आएगा ना, नाइट्रोजन वाला कंपाउंड पहले बनाना पड़ेगा ना, बाद में तो उससे अमीन बनेगा। ठीक है, चलिए देखेंगे गाइज हम लोग कार्बिल अमीन रिएक्शन को। कार्बिल अमीन रिएक्शन को करेंगे हम लोग सारे के सारे डिस्कस। ये है आपका थर्ड वाला क्वेश्चन कार्बिल अमीन रिएक्शन का, जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे गाइज हम लोग कार्बिल अमीन रिएक्शन में क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर में आपका लेंगे RNH2। देखो RNH2 मैंने इसके अंदर में लिया है। अब आधे लोग बोलेंगे मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कार्बिल अमीन है? बताती हूँ मैं, थोड़ा सा वेट करो। ये मैंने अमीन लिया है, दिस इज़ योर प्राइमरी अमीन। आप यहाँ पे कोई भी अमीन और भी ले सकते हो। ठीक है, R की जगह पे कोई भी अल्किल ग्रुप ले सकते हो, नो इशू। आपने प्राइमरी अमीन ले लिया, इसके अंदर में डालेंगे CHCl 3 टाइम्स, इसके अंदर में डालेंगे KOH। रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद यहाँ पे 3 आ जाता है। ठीक है, अब आप लोगों ने यहाँ पे KOH लिया। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, ज़रा ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, यहाँ से 3 Cl और 3 K जो है ना, सबसे पहले तो 3 KCl बना लेंगे। याद रखना, अंकिता स्ट्रैटेजी क्या कहती है ऑर्गेनिक रिएक्शन को करते वक्त? सबसे पहले छोटे मोटे आलतू फालतू प्रोडक्ट को रिएक्शन के बाहर कर दो, घर के बाहर कर दो। ये है K, ये है Cl, KCl बन गया। छोटे मोटे प्रोडक्ट को निकालने का मैक्सिमम स्टूडेंट पहले बड़ा प्रोडक्ट बनाने जाते हैं, बट वो बना ही नहीं पाते। सबसे आसान तरीका जो मुझे लगता है रिएक्शन को करने का, वो ये है कि छोटे मोटे चीज़ों को पहले ही बाहर कर दो, जो बच जाएगा उसको चिपका देने का, ज्वाइन कर देने का, KCl। ठीक है, साइड बाय साइड। और आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे है H, यहाँ पे है 2 H और यहाँ पे है OH। H और OH क्या बना लेंगे? 3 पानी। देखना, फिर से देखना, 3 K और 3 Cl 3 KCl बना लिए। अब यहाँ पे OH कितने हैं? 3 OH है ना। यहाँ पे H कितना है? 1। यहाँ पे H कितना है? 2। तो 2 हाइड्रोजन प्लस 1 हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन और 3 OH क्या बना लेंगे? 3 पानी। फिर से देखो, 3 हाइड्रोजन और 3 OH पानी बना लिए, 3 क्लोरीन और 3 K KCl बना लिए। अब देखो क्या करने का है, बस ज्वाइन करने का है, कुछ भी नहीं करने का है। बचा क्या क्या है, ज़रा ध्यान से देखना। एक बचा है R और N आपका बचा है, और साइड बाय साइड आपका ये कार्बन बचा है। चिपका देंगे इनको, R N और कार्बन जो बच गया उसको चिपका देने का। तो R N ट्रिपल बॉन्ड C, इसी का नाम क्या होता है? आइसोसाइनाइड। इसी को हम लोग आइसोसाइनाइड भी बोलते हैं। C ट्रिपल बॉन्ड N मतलब आपका साइनाइड होता है, और N ट्रिपल बॉन्ड C मतलब ही क्या होता है? N ट्रिपल बॉन्ड C मतलब ही आपका होता है आइसोसाइनाइड। और याद रखना है कि आइसोसाइनाइड को ही हम लोग कार्बिल अमीन भी बोलते हैं। डन। 3K 3Cl KCl बाहर, 3 OH 3 H पानी बाहर, जो बच गया उसको चिपका देने का, उसको ज्वाइन कर देने का, खत्म। चलिए देखेंगे हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन को। राइट द IUPAC नेम ऑफ पैराटोलिडिन। वो पूछ रहा है IUPAC नेम बताओ पैराटोलिडिन का क्या होगा। देखेंगे इसको, लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए हम लोग देख रहे हैं 4th वाले क्वेश्चन को, IUPAC नेम को। उसने बोला है आपको पैराटोलुइडिन का IUPAC नेम बताओ। देखना ज़रा ध्यान से, पैराटोलुइडिन। ठीक है, पैराटोलुइडिन में आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है टोलिन है। टोलिन मतलब ही क्या होता है? बेंजीन रिंग को CH3 ग्रुप अटैच। इन मतलब ही क्या होता है? अमीन ग्रुप। डन। टोलिन मतलब CH3 और इन मतलब अमीन। याद हो जाएगा? हो जाएगा। अब सुनो, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपको यहाँ पे नंबरिंग देने का है 1 2 3 4। तो इसका नाम आप लोग क्या लिखेंगे ज़रा देखना। 4th पोजीशन पे आया मिथिल, तो इसका नाम रहेगा आपका 4 मिथिल। 4 पोजीशन पे मिथिल आया, और ये वाली चीज़ क्या होती है? 4 मिथिल एनिलीन। ये अगर आ गया तो ये पता चल जाएगा, बट ये आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि TOULI टोली मतलब टोलिन, और डीन मतलब अमीन। नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट आपको बोल रखा है ट्राई मिथिल अमीन। ट्राई मिथिल अमीन का उसने आपको IUPAC नेम पूछा है।
डायरेक्टली कन्वर्ट करने मत जाना, पहले स्ट्रक्चर निकालने का। ट्राई मिथिल मतलब 3 बार मिथिल आएंगे क्योंकि ट्राई है और ये है आपका अमीन। तो इसको कैसे लिखेंगे ज़रा देखना, एन एन डाई मिथिल और ये क्या रहेगा मिथैनअमीन। कुछ भी नहीं करने का रे, देखो एन से ही एक मिथिल है, एन से ही एक और मिथिल है, इसलिए क्या लिखा एन एन डाई मिथिल और ये क्या रहेगा आपका मिथैनअमीन। अब आधे लोग बोलेंगे मैम 3 बार मिथिल आया, फिर आपने 3 बार ट्राई मिथिल क्यों नहीं लिखा? भाई वो IUPAC नेम है ना, कॉमन नेम थोड़ी है। IUPAC नेम में हम लोग 2 अल्किल ग्रुप का पहले लिखते हैं और जो लास्ट वाला अल्किल ग्रुप बच जाता है, जो सबसे बड़ा रहता है, उसको हम लोग नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके लिखते हैं। याद है ना, पहले अल्किल ग्रुप जो है उनको लिख देना, जो लास्ट में अल्किल ग्रुप बच जाता है, जो सबसे बड़े चेन का होता है, उसको नाइट्रोजन के साथ में लिखा जाता है मिथैनअमीन। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे गाइस नेक्स्ट रिएक्शन को, 5th वाले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन द फॉलोइंग कंपाउंड, देख लेंगे इसको भी। एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड बोल रखा है, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड मतलब क्या होता है, नाइट्रस एसिड को ही हम लोग बोलते हैं HNO2। देखो याद रखने का, कभी वो आपको बोलेगा कि एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड बताओ, कभी वो आपको बोलेगा बताओ रिएक्शन विद HNO2, कभी वो आपको बोलेगा NaNO2 और HCl के साथ में रिएक्शन बताओ। याद रखने का, क्वेश्चन बैंक में अगर ये आया है तो क्या पता बोर्ड में ये नाम से आ जाए, याद रखना है। अब आधे लोग बोलेंगे चलो ये तो मुझे समझ गया, ये NaNO2 और HCl वाला क्या चक्कर है, ज़रा ये भी समझाना। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये है Na, ये है Cl, NaCl बन के बाहर निकल जाते हैं, बचता क्या है H और NO2, तो ये भी आपको क्या देता है HNO2। इसलिए ये कभी कभी पूछा जाता है बट कभी कभी ये भी पूछा जाता है, क्योंकि स्टूडेंट को ये पता नहीं होता है, रिएक्शन भले उनको आती है बट वो कर ही नहीं पाते। पता होना चाहिए NaNO2 और HCl से भी HNO2 ही बनता है। देखो यहाँ पे क्या करने का है, यहाँ पे उसने आपको बोला है आइसोप्रोपिल अमीन, आइसोप्रोपिल अमीन बोला है। ठीक है, दोनों के दोनों मिथिल ग्रुप सेम है इसलिए आइसो है। ठीक है, प्रोपिल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे टोटल 3 कार्बन है और अमीन है मतलब अमीन है। उसने आपको बोला है जब इसके अंदर में HNO2 डालेंगे तो क्या रिएक्शन होंगी। सबसे पहली चीज़ तो सबको पता है कि जब भी HNO2 आता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, MCQ में भी आया था, जब भी HNO2 आता है तो हमेशा क्या बनता है डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट मतलब ये क्या होता है, NH2 के जगह पे डायरेक्टली क्या बनता है N2+ और Cl-, N2+Cl-। यार इसको याद कर लो, बहुत खतरनाक वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका नाम क्या रहेगा आइसोप्रोपिल डाइजोनियम क्लोराइड, PDF में दे रखा है नाम। सेकेंड रिएक्शन आपको बोल रखा है, ये तो A वाली हुई। B वाली रिएक्शन वो आपको ये बोल रहा है कि अगर आप लोगों ने एनिलीन ले लिया तो एनिलीन में भी अगर HNO2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ज़रा देखना है यहाँ पे क्या होगा। कुछ भी नहीं होने वाला, सेम चीज़ है। सबसे पहले आप एक बेंजीन रिंग को ड्रॉ करेंगे, NH2 के जगह पे क्या आ जाएगा N2+ Cl-। ठीक है, हमेशा याद रखना NH2 की जगह पे N2 और Cl- आता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इसका नाम रहेगा। चलिए मूव करेंगे 6th रिएक्शन को, राइट द रिएक्शन टू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्शंस। हम लोग देख रहे हैं गाइस 6th वाले क्वेश्चन को, देखते हैं। लिया इसका स्क्रीनशॉट। 6th क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बोल रखा है सबसे पहला कन्वर्शन बताओ। देखो यार ये ऑर्गेनिक है, मुँह से नहीं बता सकते कि ऐसा ऐसा करना है, करके देखना पड़ता है। नाइट्रो अल्केन, उसने आपको बोला है कि नाइट्रो अल्केन से बनाने का है अल्किल अमीन को। नाइट्रो अल्केन से आपको अल्किल अमीन को बनाना है। देखो कैसे बनाएंगे हम लोग, नाइट्रो अल्केन मतलब ये आप ले लो RNO2, इसी का मतलब क्या रहेगा नाइट्रो अल्केन। उससे आपको क्या बनाना है RNH2। सभी लोग ध्यान देना, यहाँ पे ये O2 है, आपको H2 लाने का है, मतलब यहाँ पे आपको इसका क्या करवाना है रिडक्शन करवाना है। इसको रिडक्शन करवाने के लिए बहुत सारे रिएजेंट है। सबसे पहला है SnHCl, सेकेंड रहेगा आपका पहला एक क्या है SnHCl। SnHCl की जगह पे आप FeHCl भी ले सकते हो, FeHCl की जगह पे आप ZnHCl भी ले सकते हो, ZnHCl की जगह पे H2 इन प्रेजेंस ऑफ पल्लाडियम भी ले सकते हो, H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल ले सकते हो। और साथ ही साथ आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, यहाँ पे आप लोग ले सकते हो LiAlH4 इन प्रेजेंस ऑफ ईथर भी ले सकते हो। इतने सारे रिएजेंट है जिसको हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। कहना मुझे जो है वो ये है, अभी आपको SnHCl आया है, जो लोग ये रट्टा मार के जाएंगे ना वो बड़े बुरे फंसेंगे। क्या पता कभी FeHCl आ जाए, कभी ये आ जाए, कभी ये, कभी ये, कभी ये सब आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता रहेगा ना ये कितने टाइप के रिएजेंट है तो हम लोग आंसर नहीं कर पाएंगे। कोई भी PDF को रेफ़र करो, बट अगर वहाँ पे एक ही चीज़ बताई गई है तो बी केयरफुल गाइज, बी केयरफुल।
कोई और भी आ सकता है पेपर में। आप लोग बोलेंगे मैम क्वेश्चन बैंक से थोड़ी कभी क्वेश्चन आते हैं, बट क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन ही आने वाला है केमिस्ट्री में। ये रिएजेंट है ना, वो ऐसे ऐसे घुमा फिरा के देगा और बताएगा आपको कि देखो मैंने ये वाला क्वेश्चन नहीं डाला, बट है वो चीज़ सेम ही। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, अल्किल साइनाइड टू अल्किल अमीन। उसने आपको बोला है कि अल्किल साइनाइड को आप लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे अल्किल अमीन में। ठीक है, अल्किल साइनाइड मतलब क्या होता है, RC∼N, और अल्किल अमीन मतलब ही क्या होता है, RNH2। तो आपको साइनाइड से ये वाली चीज़ में कन्वर्ट करना है। लेटेस्ट से ये है आपका RCH2NH2। जनरल रिएक्शन बोलिए, इसलिए हम लोगों ने भी क्या लिया है, हम लोगों ने भी जनरल रिएक्शन लिया है। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं करने का है, इसके अंदर में हम लोग को साइनाइड से ये बनाने का है। साइनाइड से ये बनाना है तो आपके पास में दो टाइप के रिएजेंट है, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल भी ले सकते हो, या तो आप लोग ले सकते हो LiAlH4 इन प्रेजेंस ऑफ H3O+ भी बोल सकते हो, H+ भी बोल सकते हो, ईथर भी बोल सकते हो, सब चलता है। आइदर ये या तो ये, कोई भी चलेगा। याद रखना है, दोनों पता होने चाहिए। आधे लोग सोचेंगे मैम एक याद कर लिया तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा, क्योंकि क्या पता, क्या भरोसा कि पेपर में उसने आपको दूसरा रीजन डाल के प्रोडक्ट ही पूछा हो। पता तो होना चाहिए ना हम लोग को, हर एंगल से पता होना चाहिए। क्वेश्चन बैंक के बाहर के क्वेश्चन नहीं आएंगे केमिस्ट्री में, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ना कि कई जैसे ये वाला रिएजेंट है तो रिएजेंट चेंज करके आएगा। कभी एक रिएक्शन के दो नाम रहते तो वो आपको दूसरा वाला नाम से पूछेगा जो क्वेश्चन बैंक में नहीं था, ऐसा होने वाला है। मैं आपको वो सब बता रही हूँ, ठीक है, बी रिलैक्स। चलिए, और ये पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन का नाम मेंडियस रिएक्शन होता है। कभी कभी क्या होता है ना, ये रिएक्शन को नहीं पूछा जाएगा, वो आपको बोलेगा एक्सप्लेन मेंडियस रिएक्शन। आधे लोग तो बोलेंगे ये क्या है, पहली बार सुन रहा हूँ मेंडियस रिएक्शन, लेकिन पता ही नहीं कि ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिर्फ नाम नहीं पता था। लो स्क्रीनशॉट। चलिए गाइस, अब हम लोग देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टाइप 2 को, जो कि होते हैं आपके 3 मार्क्स के। देखते हैं इस पर्टिकुलर थिंग को। चलिए अब हम लोग देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टाइप 2 को, देखते हैं। यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथान अमीन, डाईमिथान अमीन और ट्राईमिथान अमीन, वो आपको बोल रहा है। ठीक है, यूजिंग हाइजेनबर्ग रीजन। देखो यार, याद रखने का एक बार अच्छे से, मैं तुमको बताई थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से इस चैप्टर से, लिख लो कहीं पे भी। सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, ये आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो आपका यहाँ से आता है वो आता है आपका हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ये आपका सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यहाँ से जनरली आता है इस चैप्टर से। तीसरा क्वेश्चन होता है आपका हॉफमैन रीअरेंजमेंट, या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन। हॉफमैन एलिमिनेशन, ठीक है, इतना बस दिमाग में फिट कर लो कि इनमें से कोई भी हर साल एक हॉफमैन की रिएक्शन आती है, हर साल एक हॉफमैन की रिएक्शन आती है। और ऐसा नहीं कि अब आधे लोग बोलेंगे मैम एक रिएक्शन के लिए 3 रिएक्शन को हम लोग क्यों पढ़े, बट याद रखो ना, ये तीनों के तीनों रिएक्शन 3 मार्क के लिए आती है। आइदर ये आएगी तो 3 मार्क के लिए, ये 3 मार्क के लिए, या ये 3 मार्क के लिए। सोच लो यार कितना इंपॉर्टेंट है। जब 3 सामने रिएक्शन दे रखी है और पता चल जाए कि एक आने वाली है 101%, तो करके जाने का है बिल्कुल। और 3 मार्क के लिए भाई, 3 मार्क इतने ईजिली थोड़ी मिलते हैं, बहुत ईजी है, ये सब कवर हो जाएगी इसमें। आपको इसी के अलावा याद रखना है हाइजेनबर्ग वाली रिएक्शन को भी याद करने का। ठीक है, हाइजेनबर्ग वाली रिएक्शन को साइड बाय साइड आप इसमें एक और बात याद रखने का, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। बेसिसिटी ऑफ अमीन्स पे भी एक क्वेश्चन हर साल आता है। थोड़ा अच्छे से करके जाओ ये सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा काम किए। और इसी के अलावा बस आपको 2 और रिएक्शन करनी, उसमें अपना काम पूरा हो जाएगा। एक रिएक्शन ये है कि आपको नाइट्रो से सबसे पहली बात तो कन्वर्ट करते आनी चाहिए, नाइट्रो से अमीन बनाते आना चाहिए। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन आपको ये करने का है कि आपको साइनाइड से भी अमीन बनाते आना चाहिए। ठीक है, और इसी के पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि अल्किल हलाइड से अगर नाइट्रो बनाना है तो कैसे बनाएंगे, अल्किल हलाइड से अगर साइनाइड बनाना है तो कैसे बनाएंगे। इतना जिसने कर लिया ना, उसका ये चैप्टर 101% हो गया, पूरे मार्क देके जाएगा, पूरे मार्क।
3 मार्क के लिए तो ये तीनों में से एक रिएक्शन आएंगी और यहाँ पे एक आधा कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एमसीक्यू वगैरह में या तो वेरी शॉर्ट आंसर में। लो स्क्रीनशॉट भाई, हॉफमैन करके जाना, मेरी रिक्वेस्ट है, हॉफमैन करके जाओ, तीनों के तीनों हॉफमैन करके जाने का। एक पेपर में 101% देखने को मिलेंगी फॉर 3 मार्क्स। चलिए देखते हैं। सबसे पहला आपको बोल रखा है डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइन अमीन। सबसे पहले मिथाइन अमीन बोलेंगे। मिथाइन अमीन मतलब क्या होता है? CH3NH2, क्योंकि उसका नाम ही है मिथाइन अमीन। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या होगा, ये एक नाइट्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। सेकंड है आपका ए के बाद में सेकंड जो है आपका बी वाला, उसमें आपको बोल रखा है डाई इथेनामीन बोला या डाई मिथाइनामीन बोला है। ठीक है, जो भी होगा देखो, अल्किल ग्रुप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्किल ग्रुप से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी आप लगा लो C2H5। यहाँ पे आपको बोला है डाई मिथाइनामीन, मतलब एक मीथेन ग्रुप और दूसरा मीथेन ग्रुप। ये तीसरे इसमें आपको बोला गया है ट्राई मिथाइनामीन। ठीक है, ध्यान देना, ये सिर्फ मिथाइनामीन है क्योंकि यहाँ पे एक ही अल्किल ग्रुप है। ये इसका नाम क्या है? डाई मिथाइनामीन। इसका नाम डाई मिथाइनामीन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 2 अल्किल ग्रुप है। इसका नाम क्या रहेगा? ट्राई मिथाइनामीन, क्योंकि यहाँ पे टोटल 3 अल्किल ग्रुप है। समझ गया ना इतना? चलो अब क्या करने का, इसके अंदर में अपन को हाइजेनबर्ग रिएजेंट डालने का है। आधे लोगों की तो वैसे ही ये हो जाता है, वो लोग सोचते हैं कि हाइजेनबर्ग रिएजेंट क्या है, पहली बार सुन रहा हूँ, ऐसी कोई चीज़ भी होती है क्या? याद रखने का, हाइजेनबर्ग रिएजेंट आपको याद होना चाहिए। अगर हाइजेनबर्ग रिएजेंट याद नहीं रहेगा तो आप लोग उसको कर नहीं पाएंगे। ठीक है, अब इसमें भी हम लोग डालेंगे हाइजेनबर्ग रिएजेंट को। ठीक है, हाइजेनबर्ग रिएजेंट क्या होता है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। यहाँ पे भी लेंगे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, यहाँ पे भी लेंगे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, देखो तीनों केसेस में आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? सीधी सीधी बात, यहाँ से H, यहाँ से Cl, H और Cl, और यहाँ पे देखो। अब आधे लोग बोलेंगे अपन को कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन करने की है ना, पहले बड़ा प्रोडक्ट मत बनाओ। अंकिता स्ट्रैटेजी अपनाने का, सबसे पहले छोटे मोटे आलतू फालतू प्रोडक्ट को रिएक्शन के बाहर कर देंगे। HCl को कर दिया बाहर, अब यहाँ पे क्या HCl निकल सकता है क्या? नहीं। आधे लोग बोलेंगे मैम ये भी तो हाइड्रोजन है, ये नहीं निकल सकता। नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन चाहिए क्या? यहाँ पे है क्या? नहीं। रिएक्शन हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। अब सुनो ज़रा, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा? कुछ भी नहीं करने का रहेगा, छोटे मोटे प्रोडक्ट को निकाल दिया, जो बच गया उसको चिपका देने का, उसको ज्वाइन कर देने का। देखो ज़रा यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ये बचा CH3NH। अब यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल गया तो बचा क्या? S डबल बॉन्ड हो और ये वाला ग्रुप। नाम दे देने का, अच्छे से दे रखा है PDF में। यहाँ पे भी आपने HCl को निकाल दिया, जो बच गया उसको ज्वाइन कर दो, चिपका दो। क्या बचेगा? देखो इधर N CH3 HCl निकल गया तो क्या बचेगा? S डबल बॉन्ड हो और ये वाला ग्रुप। डन गाइस, लो इसका स्क्रीनशॉट। हाँ, प्लीज़ रिमेंबर वन थिंग कि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने यहाँ पे अच्छे से निकाला ना, एक्सेल नोट्स में भी वैसे एक्सप्लेन करवा के दिया है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट PDF दे दिया, क्योंकि उससे क्या होगा ना, फिर समझ में नहीं आएगा कि कौन सा ग्रुप कहाँ पे गया। मैं आपको बता रही हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी रिएक्शन करने की है, सबसे पहला छोटा मोटा ट्रिक जो है वो ये है। मेरा स्ट्रैटेजी क्या है मैं बताती हूँ। छोटे मोटे चीज़ों को पहले बाहर निकालो, जो बच गया उसको ज्वाइन कर दो। दिस इज़ माय फर्स्ट स्ट्रैटेजी। सेकंड अंकिता स्ट्रैटेजी इज़ व्हाट, कि जब भी आप रिएक्शन को करवाते हो तो ऐसे गोल बना लो अपने रिएक्शन में, जिसकी हेल्प से हम लोग इजीली कर पाए। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो आपको कह रहा है वो आपको ये बोल रहा है कि बताओ IUPAC नेम क्या रहेगा इस पर्टिकुलर कंपाउंड का। NH2 CH2 6 टाइम्स और NH2, इसका IUPAC नेम क्या रहेगा? सबको पता होना चाहिए कि CH2 ग्रुप 6 टाइम्स है। 6 टाइम्स है मतलब जब भी कार्बन 6 टाइम्स आते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेक्सेन बोलेंगे ना इसको। अब आप लोग ध्यान दो, इसी चीज़ को अगर आपको लिखना है तो आप लोग कैसे लिखेंगे? ज़रा इधर देख लो। CH2 2 3 4 5 6 NH2 कुछ भी नहीं करने का रे, ये 6 टाइम्स थे, 1 2 3 4 5 6। ये है आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th पोजीशन। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा? 6 कार्बन है, मतलब मैंने यहाँ पे हेक्सेन लिखा। ठीक है, साइड बाय साइड फर्स्ट पोजीशन और 6th पोजीशन, तो मैंने क्या लिखा? 1 6। और अमीन कितने बार आए? 2 बार आए। क्या लिखेंगे? डाई अमीन। समझा या नहीं?
चलो नेक्स्ट है आपका राइट द रिएक्शंस टू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्शन। पहला है एसिटामाइड टू इथिलामीन, सेकंड है एसिटामाइड टू मिथिलामीन। देखते हैं इसको, ठीक है, देखेंगे इसको। पहले ले लो इसका स्क्रीनशॉट। देखो रे, देखो देखो जल्दी से। यहाँ पे सेकंड वाले क्वेश्चन में फर्स्ट वाला जो आपका रिएक्शन पूछा गया है वो ये है कि बताना ज़रा कि एसिटामाइड को इथिलामीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एसिटामाइड को कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग इथिलामीन में, ये आपको वहाँ पे पूछ रखा है। ध्यान देना ज़रा यहाँ पे। एसिटामाइड मैंने लिया, एसिटामाइड का मतलब ही क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटामाइड बोलते हैं। इथिलामीन, इथिल मतलब भी कितने कार्बन आटम होते हैं, 2, तो 2 कार्बन आटम को लगा दिया, NH2 को लगा दिया, बन गया अमीन। अब क्या करेंगे ज़रा ध्यान देना। आपको बोला गया है कि ये आप लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। साइड बाय साइड आपको यहाँ पे एक और चीज़ जो पूछ रखी है वो ये पूछ रखी है सेकेंड रिएक्शन में, वो ये पूछा है कि बताओ आप एसिटामाइड को ही आप कैसे कन्वर्ट करेंगे मिथिलामीन में, CH3 NH2। ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे पूछ रखी है। ये इसका नाम है इथिलामीन और इसका नाम है मिथिलामीन। अब दोनों केसेस में देखो काम की बात जो है ना, वो दोनों केसेस में ये है कि दोनों केसेस में आपको अमाइड से अमीन बनाना है। बट देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन थे, यहाँ पे 2 ही कार्बन बने। यहाँ पे 2 कार्बन से 1 कार्बन बनेगा। थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दिया है, अब थोड़ा समझो इधर। यहाँ पे आप लोग क्या डालेंगे, एक तो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो कोई भी एक रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि LiAlH4 इन प्रेजेंस ऑफ ईथर भी डाल सकते हो, या तो आप लोग यहाँ पे सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल भी डाल सकते हो। ठीक है, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल डालो या तो LiLH4 डालो, कोई भी चलेगा। दोनों के दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे करवा सकते हो, आपकी जैसी इच्छा वैसे करवाओ। अब यहाँ पे कहना मुझे, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ये 2 कार्बन थे, 2 ही कार्बन थे। बट यहाँ पे सोचो 2 कार्बन है और 2 कार्बन से 1 कार्बन बताना है। मतलब अब ये रिएक्शन में थोड़ा सा ट्विस्ट आ रहा है, क्योंकि मुझे 2 कार्बन से 1 कार्बन बनाना है। 2 कार्बन से 1 कार्बन, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ऐसे ये रिएक्शन नहीं कर सकते। ज़रा देखना ज़रा यहाँ पे मैंने ये जाना कि मुझे इसके अंदर में डालने का है ब्रोमीन को, KOH को। अब आधे लोग बोलेंगे मैम ये कहाँ से आ गया, ज़रा हमें भी तो बताओ क्या हो रहा है, क्या चक्कर क्या चल रहा है यहाँ पे। सुनो ज़रा क्या होने वाला है ना। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि आपको 2 कार्बन से, ध्यान से देखना, मैंने आपको बताया था ना 3 हॉफमैन के रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ही बता देती हूँ भाई, इसका नाम है हॉफमैन ब्रोमा अमाइड डिग्रेडेशन। अगर ये रिएक्शन आएगी तो 3 मार्क पूरे दे के जाएगी। हॉफमैन ब्रोमा अमाइड डिग्रेडेशन, इसका नाम क्या होता है, हॉफमैन ब्रोमा अमाइड डिग्रेडेशन। मैंने आपको टोटल 3 हॉफमैन के रिएक्शन बताए ना। अब मैंने ये बताया, अगर पहले नाम बता दिया ना तो अब आप लोग ध्यान से देखोगे, क्योंकि आपको पता है आने वाला है वो। देखो यहाँ पे इसका नाम ही है डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब ही क्या होता है, कम होना, ख़त्म होना। यहाँ पे 2 कार्बन थे, अब 2 से 1 बना, मतलब क्या हुआ, डिग्रेड हुआ, रिएक्टेंट कम हुआ, रिएक्टेंट डिग्रेड हुआ। डिग्रेडेशन का मतलब ही क्या होता है, कम। तो यहाँ पे आपके 2 कार्बन से टोटल 1 कार्बन बना, तो डिग्रेडेशन हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे डिग्रेडेशन लिखा। अब ब्रोमा है, ब्रोमा मतलब ही क्या होता है गाइस, ब्रोमा मतलब ही होता है ब्रोमीन। और अमाइड मतलब ही क्या होता है, अमाइड मतलब ही ये है आपका अमाइड। और हम लोगों को इसके अंदर में क्या डालने का है, KOH। कैसे याद रखेंगे देखो ज़रा, हॉफमैन ब्रोमा अमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन तो साइंटिस्ट का नाम है, वो तो लेना पड़ेगा, नहीं तो हॉफमैन मार डालेगा, वो बोलेगा मेरे रिएक्शन यूज़ करो और मेरा नाम नहीं लिया, तो हॉफमैन को साइड करेंगे। ब्रोमा, ब्रोमा मतलब ही क्या लेंगे, ब्रोमीन को। अमाइड मतलब अमाइड को लेंगे और KOH भी डाल देंगे। डिग्रेडेशन क्यों बोला गया है, क्योंकि 2 कार्बन वाले अमाइड से कितने कार्बन वाला अमीन बन रहा है, 1 कार्बन वाला। 1 कार्बन का डिग्रेडेशन हो रहा है, 2 से 1 बन रहा है, इसलिए नाम क्या रहेगा, हॉफमैन ब्रोमा अमाइड डिग्रेडेशन। ये अगर नाम आ गया, ये रिएक्शन आराम से कर डालोगे सारे के सारे। बट अगर ऐसा आया ना, एसिटामाइड टू मिथिलामीन, आधे लोग पहचान ही नहीं पाते। पहचानने का तरीका क्या रहेगा, 2 कार्बन से 1 कार्बन अगर बनते दिख जाएगा ना, याद रखना मेरे वर्ड्स को कि वो हॉफमैन ब्रोमा अमाइड डिग्रेडेशन ही है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे है एक K, यहाँ पे है एक Br। सबसे पहले तो KBr बन के बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा ना, आप लोग यहाँ पे ये देखोगे साइड बाय साइड यहाँ पे K2CO3 भी बनेगा। यहाँ पे टोटल 3 KOH लेते हैं। मैं आपको एकदम सिस्टमेटिकली समझाती हूँ इस रिएक्शन को, क्योंकि आने के चांसेस है। ये समझ में आ गया सबको, चलो देखना यहाँ पे।
अच्छे से करेंगे इस रिएक्शन को। मैंने इसके अंदर में लिया है ब्रोमीन को Br2 प्लस 4KOH को। एकदम ध्यान से देखो। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, यहाँ से 2K और यहाँ से 2Br 2KBr बना लेंगे, 2K और 2Br, ठीक है। फिर आपका देखो क्या होगा, फिर आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि साइड बाय साइड अब 4K थे, 4K मतलब वो 4K वाला वीडियो नहीं, हाँ ये दूसरा 4K में से 2K ने इसके साथ KBr बना लिया, तो बचे कितने, 4 चॉकलेट थी, 2 चॉकलेट किसी फ्रेंड को दे दी, बचे कितनी 2, तो 2K बच गए। तो यहाँ पे क्या आएगा K2, कार्बन CO, तो यहाँ पे क्या आएगा CO, और यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन है तो K2CO3, और साइड बाय साइड आपका यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट बनता है, और साइड बाय साइड यहाँ पे 2-3 पानी बन जाते हैं। अब आधे लोग बोलेंगे मैम ये कितना डिफिकल्ट है, मुझे कैसे पता चलेगा हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन मैं कैसे करूँ, ज़रा बताओ ना। कुछ भी नहीं करने का रे, बस इस CO के ऊपर हाथ रख देने का, CH3NH2 बच गया उसको लिख देने का, कर लोगे सारे के सारे। अगर कभी भी हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन आ गया कैसे करेंगे, 3 मार्क मिल जाएंगे। कुछ भी नहीं करने का, 3 मार्क चाहिए ना हॉफमैन करने का, 3 आंगली रखने का, अपनी 3 फिंगर्स को इस CO के ऊपर रख दो, क्योंकि 3 मार्क मिलेंगे हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन आएगा तो 3 फिंगर्स लेने का, उसको इस CO के ऊपर रख देने का। क्या बचा CH3 और क्या बचा NH2, समझा या नहीं। CO के ऊपर क्या रखेंगे, 3 मार्क मिलेंगे, फिंगर रख देने का CH3NH2। डन गाइस। साइड प्रोडक्ट नहीं लिखा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हॉफमैन है हॉफमैन। पहचानने का तरीका कैसे पहचानोगे, कुछ भी नहीं करने का। क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करने का। अगर आपको दिख जाए 2 और 2 से 1 बनाने के लिए बोला जाए, क्लिक हो जाना चाहिए, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है। ब्रोमा मतलब ब्रोमीन, अमाइड मतलब अमाइड लेने का, डिग्रेडेशन मतलब एक कार्बन की कमी। करने का क्या है, 3 मार्क दे के जाएगा, हाथ रख देने का, 3 अंगली रख दिया, काम खत्म। चलो ठीक है। अब गाइस हम लोग देख रहे हैं थर्ड क्वेश्चन को, ध्यान देना, सुनो नाम, हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, ये भी हॉफमैन है, 3 मार्क दे के जाएगा, ध्यान से देखना, हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। चलिए देखते हैं इसको, चलो देखेंगे हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन को। ये है आपका थर्ड वाला पार्ट, ठीक है, हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। बस 3 हॉफमैन है, 3 में से 1 हॉफमैन हर साल पेपर में आती है, 3 मार्क बच्चों को, स्टूडेंट्स को दे के जाती है। ज़रा ध्यान से देखना, एग्जॉस्टिव का मतलब ही क्या होता है, एग्जॉस्टिव का मतलब ही होता है आखिरी तक। अगर मैं आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताऊँ तो अभी भी आप लोगों को कन्फ्यूज होगा कि हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में क्या करना था, अल्काइलेशन में क्या करना था, एलिमिनेशन में क्या करना था। लेकिन अगर जिसको नाम से समझ में आ जाए ना काम, वो तो सब कर डालेगा। आखिरी तक मतलब ये होता है एग्जॉस्टिव, और अल्काइलेशन का मतलब क्या होता है, अल्किल ग्रुप को ऐड करना, अल्किल ग्रुप को ऐड करना। अब आपको अच्छे से आ जाएगा मतलब क्या करने का है गाइस। यहाँ पे आपको बस इतना पता होना चाहिए कि हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन में मुझे करने का क्या है, आखिरी तक एग्जॉस्टिव, आखिरी तक क्या करने का है, अल्काइलेशन करने का है। और अल्काइलेशन में करते क्या है, अल्किल ग्रुप का एडिशन, ठीक है। चलो देखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे। सबसे पहले गाइस आप लोग यहाँ पे लेंगे CH3NH2 को, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप लिखने का। स्टेप 1, इसमें हम लोग क्या डालेंगे, CH3I डालेंगे। CH3I डालने का इसके अंदर में इसको हीटिंग करेंगे। सबसे पहले स्टेप में देखो गाइस क्या होगा, यहाँ पे है H। अंकिता स्ट्रैटेजी क्या कहती है, छोटे मोटे आलतू फालतू प्रोडक्ट को रिएक्शन के बाहर कर देंगे। H बाहर निकल गया, जो बच गया उसको चिपका देने का। क्या बचा आपका N, CH3H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। देखना ज़रा ध्यान से, यहाँ से H और यहाँ से HI बन के बाहर निकल गए, बन गए थे। तो बचा क्या, ये पोर्शन बचा था और ये CH3। हो गया क्या रिएक्शन, नहीं हुआ। क्या बोला गया है, आखिरी तक करवाओ, एग्जॉस्टिव मतलब आखिरी तक। फिर से इसको लेंगे सेकेंड स्टेप 2 में, स्टेप 2 में इसको हम लोग लेंगे। तो स्टेप 2 में फिर से इसको मैंने ले लिया, जैसा था एज इट इज़ देख के उसको एज इट इज़ लिख दिया भाई, एज इट इज़ लिख दिया उसको देख के। उसके अंदर में फिर से किसको डालेंगे, CH3I को। आधे लोग बोलेंगे ये फिर से वाला चक्कर नहीं समझा, CH3I बार बार क्यों ऐड करूँ, मेरी मर्जी। बट सुनो ना, यहाँ पे नाम ही क्या है, एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, आखिरी तक अल्काइलेशन करवाने का, इसलिए बार बार अल्किल ग्रुप को ऐड करेंगे। यहाँ पे भी क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। अंकिता स्ट्रैटेजी क्या कहती है, सबसे पहले छोटे मोटे आलतू फालतू प्रोडक्ट को रिएक्शन के बाहर करेंगे। HI को फिर से बाहर कर दिया, बचा क्या, उनको चिपका देंगे। बचा क्या यहाँ पे आपका N बचा, CH3 बचा,
CH3 बचा और ये वाले CH3 को यहाँ पे चिपका दिया। ठीक है, कुछ भी नहीं करने का, HI को बाहर किया, H के जगह पे CH3 को लगा दिया। भाई स्टेप 3 आएंगे, क्यों आएंगे? क्योंकि मार्क्स भी तो 3 है ना। कुछ भी नहीं करने का, ये वाली चीज़ को वापस से यहाँ पे ले लेने का। आखिरी तक क्या करवाने का है? आखिरी तक अल्काइलेशन करवाने का है। ले लिया इसको भी यहाँ पे। आधे लोग सोच रहे होंगे अब कहाँ से अल्काइलेशन होने वाला है, अब तो कुछ जगह ही नहीं बची। तो सुनो रे सुनो, अब क्या होगा? अब आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। सॉल्ट फॉर्मेशन में देखो क्या होगा, ये N CH3 CH3 CH3, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है तो एक CH3 यहाँ पे ऐड हो जाएगा और एक आयोडीन यहाँ पे आ जाएगा। ये है प्लस, ये है माइनस। ठीक है, इस टाइप के सॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी सॉल्ट। क्या बोलते हैं इसको? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ये मैंने नोट्स में दे रखा है, एज यू कैन सी हियर ऑल्सो इन द साइड वाइज कॉलम। ऑल्सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द PDF लिंक विच इज गिवन टू यू। क्या करने का? सुनो फिर से, 3 मार्क दे के जा रही हूँ। हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। हॉफमैन ये कहता है भाई आखिरी तक के क्या करवाने का? अल्काइलेशन करवाने का। नाम में ही काम छुपा है। तीनों हॉफमैन में कंफ्यूज मत होना, मैं नाम से समझा रही हूँ, नाम से। प्राइमरी लेंगे, क्या करेंगे? HI को बाहर ज्वाइन कर दिया, बस कर देने का। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 4th वाले क्वेश्चन को गाइज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, 4th वाले क्वेश्चन को। ठीक है, 4th वाले क्वेश्चन में बोल रखा है एक्सप्लेन द नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। वो आपको बोल रहा है कि बताओ भाई नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन को आप कैसे क्या एक्सप्लेन करोगे। एक्सप्लेन द रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पैरा नाइट्रो एनिलीन। बहुत मस्त क्वेश्चन है, देख लेंगे इसको। इंपॉर्टेंट टिक मार्क करना इस 4th नंबर वाले क्वेश्चन को। ये तो आपको पता ही भाई, हॉफमैन है, हॉफमैन। चलो 4th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे भाई। 4th क्वेश्चन को, 4th क्वेश्चन आपको बोल रहा है, चलिए अब हम लोग देखेंगे 4th क्वेश्चन को। 4th क्वेश्चन में बोल रखा है आपको नाइट्रेशन ऑफ अल्कीन, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन बोल रखा है, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। ठीक है, सुनना जरा ध्यान से, अल्कीन नहीं है वो एनिलीन है। आपको बोल रखा है कि बताओ कैसे कराएंगे नाइट्रेशन को। एनिलीन है, एनिलीन को याद कैसे रखेंगे? आधे लोग बोलेंगे मैम एनिलीन का स्ट्रक्चर ही याद नहीं होता, क्या करेंगे? जरा सुनना। A फॉर एनिलीन, A फॉर अमीन, A फॉर अंकिता। याद रहेगा सबको, और अपना नाम भी वहाँ पेस्ट कर सकते हैं मेरे नाम की जगह पे। तो A मतलब ही अमीन होता है। मुझे कैसे पता चलेगा? देखो A आ रहा है, अमीन में भी A आ रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा ग्रुप आएगा? NH2। याद रहेगा सबको। बेंजीन रिंग को NH2 ग्रुप क्यों आया? क्योंकि भाई वो एनिलीन है। एनिलीन मतलब भी अमीन होता है, क्योंकि A फॉर एनिलीन, A फॉर अमीन। अब आधे लोग बोलेंगे मुझे कैसे याद रहेगा? तो ये किसने बताया? अंकिता ने बताया। तो A फॉर एनिलीन, A फॉर अमीन, A फॉर अंकिता। तो अंकिता ने आपको बताया कि एनिलीन में आप कौन सा फंक्शनल ग्रुप यूज़ करोगे? अमीन। याद रहेगा सबको? चलो ठीक है, आपको इसका क्या करवाने का है? नाइट्रेशन करवाने का है। नाइट्रेशन क्या ऐसे हो जाएगा? नहीं ना, अगर नाइट्रेशन करवाना है तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी तो डालना पड़ेगा ना। सीधी सीधी बात, अगर प्रोडक्ट चाहिए तो प्रोडक्ट अगर चाहिए ना तो पहले डालना पड़ता है, तभी जाके वो बनता है। ऐसे नहीं कि मिल जाएगा डायरेक्टली, डालोगे नहीं तो बनेगा कहाँ से? है कि नहीं? यहाँ से आपको ये दोनों मिक्सचर से क्या मिलता है? NO2 मिलता है। आधे लोग बोलेंगे मैम SO3H नहीं मिलेगा क्या? नहीं रे बाबा, वो नहीं मिलता है। जब ओनली कंसनट्रेटेड H2SO4 होता है तभी मिलता है वो। अब यहाँ पे दोनों के दोनों आए। ठीक है, चलो क्या बनेगा ज़रा ध्यान देना। आप सबको पता होना चाहिए कि इस पोजीशन को अपन लोग ऑर्थो बोलते हैं, इस पोजीशन को अपन लोग पैरा बोलते हैं, और इस पोजीशन को अपन लोग क्या बोलते हैं? मेटा बोलते हैं। तीनों के तीनों प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ पे भी जाएगा भाई आपका NO2, यहाँ पे भी जाएगा आपका NO2, यहाँ पे भी जाएगा आपका NO2। वो आप पूरे नाम देख लेना क्या है, सिर्फ ध्यान से देखो। ये है आपका ऑर्थो। क्यों ऑर्थो है? क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे NO2 आया। ये है आपका पैरा, क्योंकि यहाँ पे पैरा पोजीशन पे आया। ये है आपका मेटा, क्योंकि यहाँ पे मेटा पोजीशन पे आया। याद रखने का तरीका जो है, आधे लोग बोलेंगे मैम चलो समझ गया, एक ऑर्थो है, एक पैरा है, एक मेटा है, कुछ भी नहीं करने का। बट तो ये बताओ ना मेजर कौन सा रहेगा, ये बताओ ना। तो खुद ही सोचो यार, भले ये पैरा है बट पैरा हम लोग बोलते वक्त क्या बोलते हैं? प्यारा है, वो सभी का प्यारा है बेचारा, इसलिए वो कैसा रहेगा? मेजर प्रोडक्ट। याद रहेगा सबको कि पैरा प्रोडक्ट है। पारा मतलब भी क्या होता है? सभी का बहुत ज़्यादा प्यारा, और सभी का जो बहुत ज़्यादा प्यारा होता है जिसको हम लोग पैरा बोलते हैं
वो कैसा रहेगा, मेजर प्रोडक्ट रहेगा, समझा या नहीं समझा। वहाँ पे एक बहुत खतरनाक वाला केमिस्ट्री का ये लॉजिक छुपा होता है, बट अगर मैं वो कहानी समझाने बैठ गई ना, सारे के सारे हाथ रख के बैठ जाएंगे कि ये केमिस्ट्री कितनी डिफ़िकल्ट चीज़ है। इसलिए मुझे आपके लैंग्वेज में उसको बताना पड़ रहा है। पैरा सभी का है बहुत ज़्यादा प्यारा दुलारा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए, अब आपको बोल रहा है, वो ध्यान से सुनना, वो आपको बोल रहा है चल चल ठीक है, ये 3 प्रोडक्ट बना के मैं क्या करूँ। अब सेकंड वो आपको बोल रहा है बताओ कि कैसे क्या आप लोग सिर्फ और सिर्फ पैरा नाइट्रो एनिलीन ही बनाएंगे। वो आपको बोलना चाहता है कि एक ऐसी रिएक्शन बताओ जिसमें सिर्फ और सिर्फ यही प्रोडक्ट बने, ये दोनों नहीं बनेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे गाइस उस पर्टिकुलर थिंग को। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 4th क्वेश्चन में बी वाले सेक्शन को, प्रिपरेशन ऑफ पैरा नाइट्रो एनिलीन। देखो क्या करेंगे, ये मैंने यहाँ पे लिया है एनिलीन, ए फॉर एनिलीन, ए फॉर अमीन, बताया किसने, ए फॉर अंकिता ने, ठीक है। एनिलीन से आपको कन्वर्ट करने का है पैरा नाइट्रो एनिलीन में। आपको सिर्फ और सिर्फ पैरा ही प्रोडक्ट चाहिए, ना तो आपको ऑर्थो चाहिए, ना तो आपको मेटा चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, पैरा ही। क्यों चाहिए, क्योंकि वो कैसा है, सबका बहुत ज़्यादा प्यारा है, बेचारा पैरा है, इसलिए उसको सबको चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे ये चीज़ बन जाएगी क्या, नहीं होगी। सबसे पहले गाइज आप लोग इसके अंदर में डालोगे एसिटिल क्लोराइड को, CH3 डबल बॉन्ड OCl को। इसी के जगह पे आप एसिटिक एनहाइड्राइड को भी ले सकते हो। अब मैं क्या करती हूँ ना, मैं कभी भी इतने बड़े से एसिटिक एनहाइड्राइड को नहीं लेती हूँ, मेरे को बहुत बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं हमेशा इसको लेती हूँ इन प्रेजेंस ऑफ HCl। इसको ले लो, ये छोटा सा है बेचारा, ये बहुत बड़ा है, इसको बहुत ये है। अब आधे लोग बोलेंगे किसी में तो ये रिएक्शन में ये यूज़ किया है, किसी में ये, तो हम भी क्या वैसे, ऐसा कुछ भी नहीं रहे, दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते, दोनों का सेम ही यूज़ है, ठीक है। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, होने क्या वाला है, ज़रा ध्यान देना, होने क्या वाला है, कुछ भी नहीं करने का रे, कुछ भी नहीं। ये है ना NH। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl, क्या बन के बाहर निकलेगा, HCl। छोटे मोटे प्रोडक्ट को बाहर कर देने का, दिस इज अकॉर्डिंग टू अंकिता स्ट्रेटेजी। H और Cl को कर दिया बाहर, बचा क्या रे, बचा क्या, 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, कितने हाइड्रोजन बचे, एक हाइड्रोजन बचा, साइड बाय साइड और क्या बचा, C डबल बॉन्ड OCl। समझा या नहीं, H और Cl, एक HCl बाहर निकल गया, तो बचा क्या, एक H, C डबल बॉन्ड O और CH3। अब देखो आपको क्या करने का है। अब क्या होगा ना, आप इसके अंदर में डालोगे HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ये कंसनट्रेटेड वाला ही मिक्सचर रहेगा, आप इसके अंदर में ये वाली चीज़ डालोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे नाइट्रेशन होगा, यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे नाइट्रेशन होगा। ये तो बिल्कुल एज इट इज ही, हाइड्रोजन को इधर से लेकर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे नाइट्रेशन सिर्फ और सिर्फ इसी पोजीशन पे होगा। अब आधे लोग बोलेंगे मैम ये ऑर्थो पोजीशन भी तो खाली है। अब सुनो, देखो क्या हो रहा है ना, अपन ने छोटे से NH2 ग्रुप को, बेचारे छोटे से NH2 ग्रुप को इतना बड़ा ग्रुप बनाया। इतना बड़ा ग्रुप क्यों बनाया, अब ये जो बड़ा ग्रुप बोलेगा, ये बोलेगा भाई मैं बहुत बड़ा हूँ, ना तो मैं इधर से किसी को आने दूंगा, ना तो मैं इधर से किसी को आने दूंगा, पूरा राज है मेरा ऊपर की तरफ में। क्योंकि छोटे से NH2 ग्रुप को बहुत बड़ा बना दिया, जिसके वजह से यहाँ पे और यहाँ पे किसी को वो आने नहीं देगा। वो बोलेगा हट, चलो हटो यहाँ से, ये पूरा का पूरा जगह मेरा है, जिसको भी आना है बस नीचे से आओ, इसलिए नीचे से आए। और अब आपको इसको रिमूव करने का है, तो आप इसके अंदर में क्या डालेंगे, H+। समझा है ना। तो सबसे पहले अगर ओनली पैरा बनाने का है, क्या करेंगे, सबसे पहले अपन लोग छोटे से NH2 ग्रुप को बड़ा सा ये वाला ग्रुप बना देंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि ये बड़ा वाला ग्रुप बोलेगा भाई यहाँ से तो मैं किसी को नहीं आने दूंगा, ये पूरी जगह किसकी है, मेरी है, जिसको भी आना है बस पैरा से आने का और प्रोडक्ट फॉर्म करने का। बन गया प्रोडक्ट, लास्ट में इसको हटाने का है, H+ डाल देंगे, काम खत्म। चलिए ठीक है गाइस, अब हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए देखेंगे, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ अरिल लाइजोनियम सॉल्ट। सुनो, ये जो अरिल लाइजोनियम सॉल्ट वाला क्वेश्चन है ना, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे पेपर में कभी नहीं आते, उसको पढ़ना है तो ही पढ़ो, मैं नहीं पढ़ा रही क्योंकि ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं आते पेपर में। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछेगा 4 मार्क के लिए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब पूछेगा, 4 मार्क के लिए तो पूछना है, कैंसिल कर दो उसको। यूजेस बता देने का कि इसको बहुत सारे अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट की जगह यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बना सकते हैं। चलिए गाइस, अब हम लोग देखेंगे 6th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बट ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप 2 कैरिंग 3 मार्क। अच्छा खासा क्वेश्चन है, करो इसको टिक मार्क, सारे के सारे करो इसको टिक मार्क। सबको ये रिएक्शन समझ में आई ना। ओनली पैरा बनाने का है तो छोटे ग्रुप को बड़ा करने का। बड़ा क्यों करा, करने का रीज़न यहाँ पे ये है, अपन ने इसको प्रोटेक्शन करवाया, फिर डी प्रोटेक्शन करवाया, वो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में। अगर केमिस्ट्री के लैंग्वेज में पूरा समझाने लग गई ना तो तुमको कुछ नहीं समझने वाला, इसलिए ये बड़ा सा बन गया, ये राक्षस बन गया NH2 ग्रुप का।
अब ये NH2 ग्रुप का राक्षस ये बोलता है कि ना तो मैं किसी को यहाँ से आन दूंगा, ना तो मैं किसी को यहाँ से आन दूंगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा मेरा है, मेरा राज चलेगा यहाँ पे। तो जिसको भी आने का है सिर्फ और सिर्फ कौन से पोजीशन से आने का, पैरा पोजीशन से। समझा या नहीं? चलो देखते हैं 6th क्वेश्चन को गाइस। 6th क्वेश्चन आपका कह रहा है हाउ आर अमीन्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे आधे लोग सोचेंगे मैम सेकेंडरी और टर्सरी का और भी तो क्लासिफिकेशन होता है, बट याद रखना भाई, याद रखना वो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप नहीं है। पूरे के पूरे क्लासिफिकेशन मत देके आना, उसने सिर्फ आपको पूछा है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो जो भी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप आता है उसी को आपको देने का है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करने का, सबको पता है प्राइमरी अमीन में क्या होने वाला है। प्राइमरी अमीन में बताओ रे बताओ क्या होगा, नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच रहेगा। सेकेंडरी में क्या होगा, सेकेंडरी में क्या होगा, नाइट्रोजन 2 अल्किल ग्रुप से अटैच रहेगा। टर्शरी में क्या होगा, नाइट्रोजन 3 अल्किल ग्रुप से अटैच रहेगा। डेफिनेशन बता देने का। अब आधे लोग बोलेंगे चलो ये तो बता दिया, समझा दिया, वो भी तो बताओ कैसे लिखेंगे, नोट्स देख लो यार, ठीक है। चलिए गाइस अब हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वाले सेक्शन को। फाइनली वी आर मूविंग स्विचिंग टू द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, जिसका नाम है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, जो कि होते हैं 4 मार्क्स के। सबकी होती है लास्ट उम्मीद, जिसमें सेक्शन डी में आपको ये आता है, ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, नीचे भी कुछ होते हैं, और 7 मार्क्स देके जाते हैं, ठीक है। चलिए देखेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को। इसमें आ रहा है आपका गैब्रियल थालीमाइड सिंथेसिस। मैंने जो आपको स्टार्टिंग में कुछ बताए थे ना, हॉफमैन के सारे रिएक्शन, अल्किल साइनाइड टू अमीन, नाइट्रो टू अमीन, आपको बताया था अल्किल हैलाइड को कैसे नाइट्रो में कन्वर्ट करेंगे, अल्किल हैलाइड को कैसे साइनाइड में कन्वर्ट करेंगे, और इसी के साथ साथ मैंने आपको हाइजेनबर्ग वाली रिएक्शन बताई थी। एक और पॉइंट उसमें ऐड कर लो भाई, गैब्रियल थालीमाइड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, अच्छी खासी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऐड करो सारे के सारे गैब्रियल थालीमाइड रिएक्शन, देखेंगे इसको। यू आर सो लकी कि आप लोग 2 घंटे में या 1.5 घंटे में पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ ले रहे हो, पूरे के पूरे रिएक्शन पढ़ने को मिल रहे हैं। इससे अच्छा तो क्रैश कोर्स और कोई हो ही नहीं सकता है। PDF अगर दे दिया तो वो समझ में क्या आएगा भी, क्या वो क्या हो रहा है, ऐसे नहीं समझता है ऑर्गेनिक बिना पढ़े, तो समझता ही नहीं ऐसा। और पूरे 2 घंटे में एक चैप्टर पढ़ने को मिल रहा है, इससे बेस्ट चीज़ तो और कुछ हो ही नहीं सकती है अकॉर्डिंग टू मी। चलिए देखेंगे इसको। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है भाई आपके 4 मार्क के, 4 मार्क्स ईच, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको बोल रखा है राइट द रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथैन अमीन यूजिंग गैब्रियल थालीमाइड रिएक्शन, व्हाई कैन नॉट एनिलीन बी यूज्ड बाय द गैब्रियल थालीमाइड सिंथेसिस, ठीक है। वो आपको पूछ रहा है कि बताओ भाई इथैन अमीन का प्रिपरेशन करने का है गैब्रियल थालीमाइड सिंथेसिस में। देखो ना ज़रा, गैब्रियल, ध्यान देना, गैब्रियल थालीमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल, एक सेकेंड, इसमें कितने क्वेश्चन है टोटल 3 क्वेश्चन है, ठीक है। गैब्रियल थालीमाइड सिंथेसिस, देखो मैंने आपको हमेशा बताया नाम में सब कुछ छुपा होता है। अब वो बात अलग है कि किसी किसी को पहचानते नहीं आता है, लेकिन नाम में भाई सब कुछ छुपा होता है, ठीक है। जैसे नाम जैसे काम वैसे नाम, जैसे नाम वैसे काम। थैलीमाइड, गैब्रियल का तो वो बेचारे का देखो साइंटिस्ट का नाम है, अगर आपने उसकी रिएक्शन यूज़ की और गैब्रियल का नाम नहीं लिखा तो गैब्रियल विल किल यू। वो बोलेगा कि भाई मेरा रिएक्शन यूज़ करो और मेरा नाम नहीं लिखा, दिस इज़ नॉट फेयर, तो नाम तो लिखना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट है आपका थालीमाइड। थालीमाइड में देखो रे देखो क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करने का, थालीमाइड लेने का। थालीमाइड C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, NH लगा दिया। अब आधे लोग बोलेंगे यहाँ पे NH क्यों आया, NH2 क्यों नहीं आया। अरे भाई नाइट्रोजन की कितनी रोटी खाने की कैपेसिटी होती है, 3 ना, 1 2 3, क्या नाम है, थालीमाइड। अब देखो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में आप लोग इसके अंदर में डालेंगे KOH को। KOH को डालते हैं भाई हम लोग, और ये KOH अल्कोहलिक नेचर का होता है, ये मुझे कहना है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले स्टेप अकॉर्डिंग टू अंकिता स्ट्रैटेजी, सबसे पहले छोटे मोटे आलतू फालतू प्रोडक्ट को रिएक्शन के और घर के बाहर कर देने का। यहाँ पे है H, यहाँ पे है OH, कौन बाहर निकलेगा, पानी भाई साहब बाहर निकलेंगे ना। H और OH बचा क्या, देखो रे देखो क्या बचा, ये है आपका ये वाला ग्रुप, ये है C डबल बॉन्ड O, ये है भाई C डबल बॉन्ड O। अब क्या करने का ज़रा देखो रे देखो, कुछ भी नहीं करने का, जो बच गया उसको चिपका देने का, ज्वाइन कर देने का।
यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से OH, क्या निकला? पानी बाहर निकला। बचा क्या? ये नाइट्रोजन और ये के, नाइट्रोजन है माइनस और ये है आपका के प्लस। ठीक है, आप लोग इस तरीके से इसको कर सकते हैं। सॉरी, ये प्लस होता है और ये माइनस होता है क्योंकि ये 4 बॉन्ड बना रहा है, जो भी होगा। ठीक है, ये वाली चीज़ आपकी होती है, इतना याद रखना है सबको। ठीक है, क्या करने का? H और OH को बाहर निकालने का, प्रोडक्ट देखो कैसा बन रहा है। ये वाली चीज़ को इस वाली चीज़ से अटैच कर देने का। ये हुई स्टेप 1। देखो, चाहे हॉफमैन, फिर से देख लो इधर, चाहे हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन आ जाए 3 मार्क के लिए, हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन आ जाए 3 मार्क के लिए, सारे 3-3 स्टेप के रिएक्शन है। चाहे आपको आ जाए हॉफमैन एलिमिनेशन, वो भी 3 मार्क का है, या तो आपको आ जाए गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन, ये भी 3 मार्क का है। क्योंकि इस चैप्टर में सारे के सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है ना, ये इनमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। करके जाना है, करके जाना, रट्टा मारने वाले प्रोडक्ट से। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करेंगे? एज इट इज़ इसको यहाँ पे ले लेने का, ले लिया, इसको याद रखने का। पहले स्टेप का जो बनता है उसी को यहाँ पे लिया जाता है। ठीक है, एन के नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? इसके अंदर में भाई हम लोग डालेंगे अल्किल हैलाइड को। अब आधे लोग बोलेंगे मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सा अल्किल हैलाइड डालने का है? थोड़ा ध्यान देना, आपको यहाँ पे बोला गया है इथैनअमीन बनाने के लिए। ध्यान से देखो, ट्विस्ट जो है ना इस रिएक्शन में, क्या ट्विस्ट है ज़रा देखो इधर। अगर आपको बोला गया है इथैनअमीन बोला गया है ना, तो आप यहाँ पे लेंगे C2H5X, कोई भी X ले लो, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इथैनअमीन बोला इसलिए यहाँ इथीन लिया है। अगर उसने आपको पूछा होता था ना, क्योंकि आधे लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक को रट्टा मार के जाएंगे। अगर उसने अब क्या करेगा वो सुनो, वो सेम ये रिएक्शन पेपर में देगा वो, बट अब वो इथैनअमीन नहीं बोलेगा, वो आपको प्रोपैनअमीन बोलेगा, मिथैनअमीन बोलेगा। और सारे के सारे जो लोग हैं ना, सारे के सारे लोग ये रिएक्शन को छाप के आएंगे, क्योंकि उन्होंने तो PDF को पढ़ा है और रट्टा मार लिया PDF को। लेकिन उनको पता ही नहीं कि भाई कंसेप्ट चेंज होने वाले, एग्जामिनर इतना सीधा थोड़ी कि एज इट इज़ क्वेश्चन वहाँ पे चिपका देगा। सुनो, अगर उसने आपको बोला है मिथैनअमीन बनाओ, तो आप लोग यहाँ पे CH3NH2 को CH3X को लेंगे। कहीं पे लिख लो इस चीज़ को, मिथैनअमीन बोला है तो CH3X को लेने का। अगर उसने आपको इथैनअमीन बोला है तो C2H5X को लेने का। ये ट्विस्ट है इस रिएक्शन का, ट्विस्ट लिख देती हूँ भाई यहाँ पे, ट्विस्ट। कहानी में ट्विस्ट आता है ना मूवी के, वैसे इस रिएक्शन के, इस सिंथेसिस के कहानी में भी ये ट्विस्ट है। अगर उसने बोला है प्रोपैनअमीन बनाओ, प्रोपैनअमीन, तो आपको यहाँ पे C3H7 वाला कंपाउंड लेना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? जो भी उसने बोला है ना कि मिथैन बनाओ, तो मिथिल हैलाइड लेने का। इथैनअमीन बनाने के लिए बोला है तो इथिलामाइड, सारे के सारे वही चिपका के आते हैं। अब आपको यहाँ पे इथैनअमीन बोला है, इसलिए मैंने इथिल लिया है। डन गाइस? क्या होगा ज़रा देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। अंकिता स्ट्रैटेजी अपनाने का, सबसे पहले आलतू फालतू छोटे मोटे प्रोडक्ट को बाहर कर देने का। K और X से क्या बाहर निकल गया? KX। यहाँ पे Cl लेना है, Cl ले लो भाई, तो यहाँ पे Cl बन जाएगा। क्या बचेगा? जो बचेगा उसको चिपका देने का। क्या बचा रे, क्या बचा? देखना ज़रा क्या बचा। C डबल बॉन्ड O N, यहाँ पे था K, यहाँ पे था Cl, KCl बाहर हो गया। बचा क्या? C2H5 चिपका दिया। अब क्या करेंगे देखो, स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 क्यों आई? क्योंकि मार्क्स भी कितने हैं? 3 मार्क्स से लैंग्वेज में स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, यहाँ पे है भाई N और यहाँ पे है आपका C2H5। ठीक है, जो एज इट इज़ था वहीं पे लिखा। अब इसके अंदर में देखो क्या डालेंगे। इसके अंदर में हम लोगों को क्या डालने का है? पानी को डालने का है। देखो कैसे डालेंगे, पानी डालने का तरीका देखो ज़रा, कैसे डाल रही हूँ मैं पानी को। यहाँ से भी काटने का, यहाँ से भी काटने का। यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH। क्योंकि सबको पता है कि पानी के अंदर में 2 चीज़ें होती है, एक होता है H, एक होता है OH। यहाँ पे भी आया H, यहाँ पे भी आया OH, यहाँ पे यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे OH, यहाँ पे OH। काटने का, डायरेक्टली काट डालने का। और जो बच जाएगा, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ OH। देखो क्या बनेगा, N C2H5। कितने हाइड्रोजन आए भाई? 2 हाइड्रोजन आए। इसी को क्या बोला जाता है? इथिलामीन। इसको ऐसा भी लिख सकते, इसको ऐसे भी लिख सकते। काट डालने का डायरेक्टली। काटने के बाद में क्या करेंगे, एक तरफ H, दोनों तरफ यहाँ पे HH लगाने के, यहाँ पे OH। अब HH और OH कैसे आएंगे? अरे पानी में H और OH होता है ना, लगा दिया। बचा क्या? देखो रे देखो, बचा क्या यहाँ पर? ये वाला चीज़ बचा था, C डबल बॉन्ड O था,
यहाँ पे भी है OH, यहाँ पे भी है OH, हो गया। ये प्रोडक्ट दिखाना बहुत ज़रूरी है। अब याद रखने का भाई, गैब्रियल थालिमाइड सिंथेसिस को अपन लोग एनिलीन क्यों नहीं दिखाता है? क्योंकि एनिलीन एरोमेटिक होता है, और एरोमेटिक का कभी क्या अनायन बनेगा क्या वो गैब्रियल के पास जाने के लिए? नहीं बनने वाला। अब लोग बोलेंगे मैम ये तो बताओ, सेंटेंस दे रखा है भाई PDF में, ये देखो, थोड़ा ध्यान देने का। H से K लाया, K से अल्किल ग्रुप लाया, कहानी का ट्विस्ट जैसे आता है, मूवी का ट्विस्ट जैसे आता है, वैसे गैब्रियल का ट्विस्ट सेकंड स्टेप में आता है भाई। सेकंड स्टेप में इंटरवल के वक्त आता है ट्विस्ट। कौन सा ट्विस्ट है? ट्विस्ट ये है, अगर इथेनामिन बोला है ना तो यहाँ पे इथिलाइड डालने का, मिथानामिन बोला है ना तो मिथिलाइड डालने का, प्रोपेनामिड बोला है ना तो प्रोपिल डालने का यहाँ पे। चलिए भाई चलिए, अब हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द बेसिसिटी ऑफ अमीन विथ अ सूटेबल एग्जाम्पल। एक्सप्लेन द बेसिसिटी ऑफ अमीन विथ सूटेबल एग्जाम्पल, राइट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द बेसिसिटी। देखो बेसिसिटी जब भी मैंने बताई आपको लुईस थ्योरी और लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी से बताया था ना, जो भी चीज़ लोन पेयर को डोनेट करती है वो लुईस थ्योरी होती है। और जो भी चीज़ स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जो इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करवाता है, वो क्या होता है? लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। ये दोनों हम लोगों ने डिस्कस किया था, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि फैक्टर्स कौन से हैं। तो मैं आपको भी बताऊंगी कि कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके अफेक्ट करते हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन को। चलिए देखेंगे फैक्टर्स को। फैक्टर्स मैं आपको मुंह से एक्सप्लेन कर देती हूँ, जस्ट समझ लो। देखो क्या होता है ना, प्लस आई इफेक्ट ये कहता है कि जितने ज़्यादा अल्किल ग्रुप रहेंगे उतनी ज़्यादा बेसिसिटी रहेगी। प्लस आई इफेक्ट क्या कहता है? सुनो ध्यान से। प्लस आई इफेक्ट सबसे पहले अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं इसी के क्वेश्चन, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है? दिस इज क्वेश्चन 2 दैट वी आर डिस्कसिंग इन फर्स्ट पार्ट, उसका डिस्कस कर रहे हैं प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का आपको अलग अलग फैक्टर्स बताने के ना, तो उसमें आता है प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट क्या कहता है भाई? प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप को। प्लस आई इफेक्ट आपको ये कहता है कि जितने ज़्यादा अल्किल ग्रुप रहेंगे उतना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट रहेगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। अब आप लोग खुद ही सोचो, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है और क्वाटरनरी है, इतने ले लेते हैं अपन लोग। यहाँ पे अमोनिया को लेना है तो लो, चलो ले लेंगे। प्राइमरी अमीन का फॉर्मूला क्या होता है? RNH2, ये प्राइमरी है। सेकेंडरी का क्या होता है? R2NH। टर्शरी का क्या होता है? R3NH, R3N। आधे लोग बोलेंगे ये कैसे है? तो देखो यहाँ पे 3 अल्किल ग्रुप है इसलिए टर्शरी, 2 है इसलिए सेकेंडरी, 1 है इसलिए प्राइमरी। अब आपको देखो यहाँ पे क्या याद रखना है, यहाँ पे टोटल 3 अल्किल ग्रुप है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि अल्किल ग्रुप है ज़्यादा, प्लस आई इफेक्ट भी ज़्यादा, स्टेबिलिटी भी ज़्यादा, तो इसके अकॉर्डिंगली ये होता है, ठीक है। अब सेकंड जो आपका इफेक्ट बचता है, सेकंड रहता है भाई आपका इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन। इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन में क्या आता है? आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है। अब अगर मैं बात करती हूँ अमोनिया की, RNH2 की, N2 R2NH की, मैं आपको की पॉइंट बता रही हूँ जिससे आपको थ्योरी समझ में आएंगी। जो भी इन्फ्लुएंस ऑफ होता है ना, इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेंट का इन्फ्लुएंस जो होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के ऊपर में। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के ऊपर में वो डिपेंड करता है। इसी का मतलब वो आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर में डिपेंड करता है, और वो आपका कैसा रहेगा? स्टेबल रहेगा, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे है? ज़्यादा। अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है ज़्यादा, अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है गाइस ज़्यादा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कैसी रहेगी? ज़्यादा। तो स्टेबिलिटी भी कैसी रहेगी? ज़्यादा। तो ये रहेगा आपका इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेंट इफेक्ट। तो ये सबसे ज़्यादा रहेगा, फिर ये रहेगा और फिर ये रहेगा, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया? अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट आप लोगों ने ये वाली चीज़ देखी कि टर्शरी है ज़्यादा, और अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट इफेक्ट आप लोगों ने देखा कि अमोनिया है ज़्यादा। अब आधे लोग बोलेंगे ये इफेक्ट कुछ अलग बोल रहा है, ये इफेक्ट कुछ अलग बोल रहा है। फाइनल डिसीजन बताओ ना क्या होने वाला है? फाइनल डिसीजन ये आया कि सेकेंडरी अमीन होता है सबसे ज़्यादा बेसिक, फिर टर्शरी अमीन, फिर प्राइमरी अमीन और फिर अमोनिया। समझा या नहीं समझा? बहुत काम का है। लो स्क्रीनशॉट, बहुत मस्त बताया की पॉइंट। इससे बेस्ट तरीके से मैं तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, और कोई कर सकता होगा, इवन आई डोंट नो। चलिए गाइस, अब हम लोग देखेंगे लास्ट एंड द मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें आने वाला है, सुनो वीडियो को आगे मत बढ़ाना, हॉफमैन एलिमिनेशन आने वाला है। बताया था ना हॉफमैन के टोटल 3 टाइप, एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन,
ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, गैब्रियल की रिएक्शन, और बचता क्या है, हॉफमैन एलिमिनेशन। चारों के चारों रिएक्शन करवा के जा रही हूँ 2 घंटे में, प्लीज़ पेपर में करके आना, प्रॉमिस मी एवरीवन। चलिए देखेंगे थर्ड क्वेश्चन को। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद द सुटेबल एग्जाम्पल एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज गाइस गेटरमैन्स रिएक्शन। देखते हैं गेटरमैन कहता क्या है। गेटरमैन भाई साहब क्या कह के जाते देखेंगे। स्क्रीनशॉट लिया ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। चलिए देख रहे भाई हम लोग। सुनो रे सुनो, जरा यहाँ पे ध्यान देना। सबसे पहला पार्ट जो आपको वो बोल रहा है थर्ड रिएक्शन में, वो आपको बोल रहा है गेटरमैन्स रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन आप कैसे याद रखोगे, जरा ध्यान देना। गेटरमैन अंकल बोलते हैं भाई मैं कॉपर पाउडर लेके आऊँगा। गेटरमैन अंकल क्या बोलते हैं, भाई मैं कॉपर पाउडर लेके आऊँगा। जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो हम हमारे लिए कोई गिफ्ट लेके आते हैं। गेटरमैन अंकल क्या कहते हैं, गेटरमैन अंकल ये कहते हैं कि भाई जब मैं आऊँगा ना, मैं कॉपर पाउडर लेके आऊँगा, कॉपर पाउडर। ठीक है, तो गेटरमैन रिएक्शन में गेटरमैन अंकल ने क्या कहा कि जब भी मैं आऊँगा ना, मैं कॉपर पाउडर लेके आऊँगा। फेस पाउडर मत समझना, फेशियल पाउडर भी मत समझना, ये व्हाट इज़ दिस, कॉपर पाउडर। चलिए ठीक है, इसके अंदर में हम लोगों को क्या डालने का है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेंगे डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, याद रखने का भाई, गेटरमैन है। गेटरमैन के बाद में अपन को सैंडमेयर भी पढ़ने का है। सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, सैंडमेयर में भी हमको डाइजोनियम ही लेने का है। N2+Cl-। सुनो, गेटरमैन अंकल आएंगे, क्या लेके आएंगे, घर में कोई आता है गिफ्ट लेके आता है, गेटरमैन अंकल क्या लेते हैं आके, कॉपर पाउडर। याद रखने का मेरे एक्शन को, कॉपर पाउडर। ठीक है ना, कॉपर पाउडर, दिस इज़ नॉट फेस पाउडर। इसके अंदर में डालेंगे गाइज हम लोग HCl। यहाँ पे HCl डालो, HBr डालो, जो इच्छा होती है वो डालो। क्या होने वाला है सबको पता है क्या होता है। सबसे पहले यहाँ से कौन सी गैस निकल जाती है, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, नाइट्रोजन गैस निकल जाएंगी, निकल गई भाई नाइट्रोजन रिएक्शन। अब क्या बचेगा, यहाँ पे है Br, ये वाला Br जाके चिपक जाएगा। Cl रहता था तो Cl रहता था, आयोडीन रहता तो आयोडीन रहता, ब्रोमीन है ब्रोमीन आएगा। नेक्स्ट सैंडमेयर रिएक्शन में क्या करने का। सैंडमेयर रिएक्शन में हम लोग सपोज ले रहे हैं CuBr को ले लेते हैं, CuBr इन प्रेजेंस ऑफ HBr। थोड़ा देखो रिएक्शन चेंज हो रहा है, ऐसे मत समझना कि ये भी तो Cu है ये भी तो कॉपर है, बट सुनो ना, यहाँ पे नाम डिफरेंट है। अगर रिएजेंट सेम बना के दिए ना तो मार्क्स भी एग्जामिनर सेम देगा, और क्या देगा, 0 चेंज होता है भाई, याद रखने का। सबसे पहले कौन सी गैस निकलती है सबको पता है, नाइट्रोजन गैस बेचारी निकल जाएगी, नाइट्रोजन गैस बेचारी निकल जाएगी। बचेगा क्या, Br। कौन आएगा, Br। अगर यहाँ आयोडीन दिया ना, यहाँ आयोडीन आएगा, यहाँ Cl लिया ना, यहाँ Cl आएगा। याद रखने का, अभी ब्रोमीन है। पेपर में इसके जगह पे अगर ये नाम नहीं है, ये आ गया ना, और यहाँ पे अगर आयोडीन आया तो जो लोग PDF पढ़ के जाएंगे ना सिर्फ, वो लोग यहाँ पे भी आयोडीन, यहाँ पे भी ब्रोमीन ही करके आएंगे, कि बोलेंगे PDF में तो ब्रोमीन ही था इसलिए मैंने ब्रोमीन किया। बट अगर यहाँ पे चेंज होता है तो यहाँ भी चेंज होगा भाई, मैं बता रही हूँ सब। चलिए मूव करेंगे लास्ट अवेटेड रिएक्शन, जिसका नाम है हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। देखेंगे इस रिएक्शन को। हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। अब आधे लोग बोलेंगे मैम हॉफमैन तो हर जगह पे है, ये हॉफमैन ने तो मुझे पागल बना दिया है इस रिएक्शन में, मुझे याद ही नहीं आ रहा हॉफमैन देख के कि कौन सा प्रोडक्ट बनाने का है, पागल करके रख दिया इस हॉफमैन में। देखो कैसे याद रखेंगे, याद आपको कैसे रखने का है। सुनो, अगर हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन आया, आखिरी तक अल्काइलेशन करवाते जाने का। हॉफमैन ब्रोमा अमाइड डिग्रेडेशन आया, ब्रोमीन देने का, अमाइड को अमीन में कन्वर्ट करने का। डिग्रेडेशन है तो एक कार्बन कम आएगा। अगर हॉफमैन एलिमिनेशन है ना, E फॉर एलिमिनेशन एंड E फॉर इन, मतलब यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, अल्कीन फॉर्म होगा। E फॉर एलिमिनेशन, E फॉर इन, क्या फॉर्म होगा, अल्कीन फॉर्म होगा। देखो रे देखो, अब ये भी है 3 मार्क की, तो स्टेप भी कितने रहेंगे सबको पता है, स्टेप 3 रहेंगे भाई। लिया रे लिया, स्टेप 1 को लिया,
लिया रे लिया, स्टेप 1 को लिया। देखो रे देखो क्या करेंगे स्टेप 1 में। स्टेप 1 में हम लोग लेंगे, सपोज मैं ले रही हूँ CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, इसका नाम दे देना जो भी रहेगा। आप सबसे पहले इसमें डालेंगे AgOH। अब देखो इस रिएक्शन की खास बात क्या है, इस रिएक्शन की आपकी खास बात जो है ना वो ये है कि एग्जामिनर कभी भी आपको AgOH नहीं देता है, जबकि रिएक्शन में तो AgOH अंकल यूज़ होते हैं, AgOH भाई साहब यूज़ होते हैं, बट कभी भी रिएक्शन में AgOH देता ही नहीं है। वो पता है आपको क्या देता है, पता है, वो आपको मॉइस्ट AgA2 देता है, मॉइस्ट AgO2। सारे के सारे आज कसम खाओ, 1 महीने के लिए कसम रखना फिर छोड़ देना। कहीं भी पेपर में अगर मॉइस्ट AgO2 दिख जाए ना तो मैं हॉफमैन एलिमिनेशन ही करके आऊँगा या करके आऊँगी। मॉइस्ट AgO2 दिख जाए ना, हॉफमैन एलिमिनेशन ही करवाने का। लेकिन इस AgO2 का कुछ भी काम नहीं, सिर्फ पहचानने के लिए। असली में काम कौन करता है, AgOH। ये तो इससे हम लोग बनाते हैं तुरंत सब, ठीक है। सीधी सीधी बात, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे आयोडीन था। क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा। अंकिता स्ट्रैटेजी अपनाओ। सबसे पहले छोटे मोटे आलतू फालतू प्रोडक्ट को घर के बाहर, रिएक्शन के बाहर क्या करेंगे ज़रा देखना। इधर यहाँ पे है I, यहाँ पे है Ag। सबसे पहले कौन बाहर निकलेंगे, AgI बाहर निकलेंगे। प्रोडक्ट क्या बनेगा ज़रा देखना यहाँ पे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये है नाइट्रोजन, CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। जैसा था बिल्कुल एज इट इज़ देख के लिखने का, कि ऐसा नहीं कि कम ज़्यादा कर रहे अपन लोग, जैसा रहेगा वैसा ही आपको एज इट इज़ करने का है। देखो अब आप लोग नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करेंगे ना, कुछ भी नहीं करने का। सबसे पहले इतना समझ लो यहाँ पर कि यहाँ पे ये I और ये AgI बन के बाहर निकल गए, तो यहाँ पे बचा क्या भाई, अपना OH बचा, तो ये OH इधर आ जाएगा, ठीक है। क्या करने का ज़रा ध्यान दो, ये था प्लस, ये प्लस, यहाँ से I और यहाँ से Ag बाहर निकल गए, बचा क्या, OH को ज्वाइन कर दिया। अब लेंगे भाई हम लोग स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, जो बना यहाँ उसको ले लेने का, लेंगे रे बाबा लेंगे। देखो इधर NCH2 CH3 एज इट इज़ देख के लिख लो उसको। ठीक है, समझ गया। अब देखो क्या करने का है, आगे देखो आपको यहाँ पे करने का क्या है, आगे आपको देखो यहाँ पे क्या करने का है, कुछ भी नहीं करने का। यहाँ से भी आप अल्कीन बना सकते हो, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। आप लोग खुद सोचो, क्या इतने से 2 स्टेप के रिएक्शन के लिए एग्जामिनर आपको 3-3 मार्क देगा? ऐसा नहीं होने वाला। वो 3-3 मार्क आपको क्यों देगा भाई, नहीं देगा वो, लेकिन वो तभी देगा क्योंकि रिएक्शन में क्या आने वाला है, कुछ ट्विस्ट आने वाला है। इस रिएक्शन का ट्विस्ट ये है, हॉफमैन भाई साहब ये कहते हैं कि जब भी मेरा एलिमिनेशन कराओगे ना छोटा अल्कीन बनाने का, जब भी मेरा एलिमिनेशन कराएंगे ना छोटा अल्कीन, E फॉर एलिमिनेशन, E फॉर इन मतलब ही अल्कीन, लेकिन कैसा अल्कीन बनाने का, छोटा सा हॉफमैन छोटा अल्कीन। कैसे याद रखोगे, हॉफमैन छोटा अल्कीन। हॉफमैन में हमेशा कौन सा अल्कीन बनाने का, छोटा वाला। ये इसकी स्पेशलिटी है। जो भी लोग बड़ा अल्कीन बना के आएंगे ना, 3 में से वो आधा मार्क भी देने की कोशिश नहीं करेगा, उसको बहुत गुस्सा आएगा, कार्ड भी डाल सकता है वो। छोटा अल्कीन ही बनाने का। देखो यहाँ पे पॉसिबल अल्कीन यहाँ पे क्या क्या बन सकते थे। पहला अल्कीन भाई यहाँ पे पॉसिबल बन सकता था 2 कार्बन वाला। एक और अल्कीन यहाँ पे ये भी बन सकता था 3 कार्बन वाला अल्कीन। तो यहाँ पे 2 अल्कीन भाई अपने बन सकते। देखना ज़रा ध्यान से। पहला अल्कीन है छोटे कार्बन वाला, मतलब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये वाला भी अल्कीन बन सकता है छोटा। और भाई देखो यहाँ पे 3 अल्कीन है, तो ये 3 अल्कीन वाला भी अल्कीन बन सकता है। मतलब 2 कार्बन वाला भी अल्कीन आपका बन सकता है, 3 कार्बन वाला भी अल्कीन आपका बन सकता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि मुझे कौन सा अल्कीन बनाने का है, 2 कार्बन वाले भी 3 हैं, 3 कार्बन वाला भी है, मेरे को कैसे पता चलेगा कौन सा अल्कीन बनाने का है। बताया था हॉफमैन के एलिमिनेशन में हमेशा कौन सा अल्कीन बनाने का, छोटा वाला, बड़ा वाला अल्कीन मत बनाना। बनाया ना तो 3 में से आधा मार्क भी नहीं देगा, वो काट डालेगा पेपर को। तो देखो सबसे पहले अपन छोटा अल्कीन बनाएंगे। छोटा अल्कीन बनाया, ये बड़ा वाला नहीं बनाने का,
इन तीनों में से किसी का भी बना लो तो क्या बचेगा भाई आपका, CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। आधे लोग बोलेंगे मैम ये वाला कहाँ चले गया, अभी तो पहले 4 थे। सोचो ना, पहले ये अल्कीन बन गया ना, कौन सा अल्कीन बनाने का, छोटा वाला, ठीक है। Thank you very much for watching this video. If you find this video interesting then please do like, share, comment and subscribe to our channel. कमेंट तो बनता ही है फॉर दिस वेरी नाइस वीडियो विच वॉज वेरी हेल्पफुल टू यू फॉर क्विक काइंड ऑफ रिविजन। देखो ऑर्गेनिक का क्विक रिविजन होना ज़रूरी है। नोट्स पढ़ने से अपना काम नहीं जम सकता, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो भी रिएक्शन आपको पढ़ाए हैं उन सब का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके गाइस, टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।